तो आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जिन्होंने डांस की दुनिया में एक अपनी नई पहचान बनाई है और लाखों दिलों को छुआ है। तो आइए स्वागत करते हैं टाइगर पॉप का। तो ये जो आपने टाइगर पॉप जो नाम रखा, इसके पीछे की क्या कहानी है? डांसर सबका अलग अलग डांसिंग में फील्ड में सबका अपना अपना नेम होता है, निक नेम होता है। सो नाउ सब लोग तो मुझे टाइगर पॉप के नाम से जानते हैं, ये मेरा स्टेज नेम है। तो मेरा रियल नेम अजय कुमार है, तो सब मुझे ऐसा अजय डांसर स्कूल में ऐसा बोलते थे, अजय डांसर। कोई वहाँ पे ना सही गलत जज करने वाला नहीं था, क्योंकि सब लोग नॉर्मल घर से थे, सरकारी स्कूल के बच्चे। लोगों को लगता था यार ये तो हरामी होंगे, लड़ते होंगे, झगड़ते होंगे, गाली गलौज करते होंगे, पर हम लोग बिल्कुल वैसे नहीं थे। हम लोग उल्टा थे बिल्कुल हमारा। कि मैं यूट्यूब से सीख रहा था, मैं लाइव प्रैक्टिस करता था। मैंने कभी स्टूडियो में डांस ट्रेनिंग नहीं किया ऐसे नॉर्मली। हाँ, मैंने कभी स्टूडियो में सीखा भी नहीं, क्योंकि फाइनेंशियली मैं उस टाइम पे इतना स्ट्रांग था नहीं कि घर वाले उस टाइम 500,000 रुपये फीस भर दे। हमारी फाइट अलग चलती है कि यार लोग बोल रहे हैं अरे ये अच्छा नहीं कर रही है, क्या नाम है तेरा, क्या है टाइगर क्या है, जंगली है क्या? लोग ऐसा भी था। और क्या ये क्या भाई हाथ पैर हिलाता रहता है, क्या है ये, और मिर्गी आ गई क्या? जब आप उस फैमिली में हो जहाँ पे आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नहीं हो, लोगों की मेंटालिटी भी वहाँ तक नहीं है कि यार आप कुछ बन सकते हो। कि मैं टीवी ऐसा देख रहा हूँ और मैं मम्मी को बोल रहा हूँ मैं एक दिन मैं इसमें आऊँगा, तो उन लोगों को भरोसा नहीं होगा। मैं जो भी आर्ट कर रहा हूँ उसके थ्रू मैं लोगों के हार्ट तक रीच आउट करूँ, उनके दिलों तक पहुँचूँ। अगर वो लोग दुख में है तो वो मेरे आर्ट को देख के खुश हो जाएं, अगर वो किसी पेन में है तो वो मेरे आर्ट को देख के रिलीफ फील करें। बोलते ना किसी परिंदे को ना आसमान में उड़ने से रोक रहे हो भाई, उसके बोलते नहीं पंख होने के बाद भी आप उसको पंख को यूज नहीं करने दे रहे। तो प्लीज ये खत्म करो भाई और सबको उड़ने का मौका दो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, है तो इंसान ना। ऑडिशन से बाहर निकला और मेरे दोस्त लोग जो लोग ऑडिशन देने आए थे वो लोग चले गए। मैं बाहर एक मेट्रो स्टेशन था, मैं ऐसे खड़ा रहा। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं कम से कम 2-3 घंटे खड़ा रहूँगा। मैं गया ही नहीं। मैंने कहा जाऊँ कहाँ अब, लास्ट उम्मीद तो मैं यहाँ लेके आया था कि यहाँ से सेलेक्ट हो जाऊँगा, बॉम्बे निकल जाऊँगा तो मेरी जर्नी अच्छी स्टार्ट होगी। अब कहाँ जाऊँ, मेरे को समझ ही नहीं आया। 2 घंटे तक मैं ऐसे खड़ा हूँ और थॉट में हूँ और मैं सोच रहा हूँ। इमोशन भरे हुए हैं कि रोना भी आ रहा है बट रो भी नहीं सकते। लोग अराउंड में, आप जा रहे हैं एकदम मेट्रो की तरह जिप। आपने इतने रियलिटी शोज किए हैं, तो जो जजेस हैं वो वहीं तक ही कनेक्टेड रहते हैं या उसके बाद भी आपसे कनेक्टेड रहते हैं? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द सिरोज टीवी पॉडकास्ट में। तो आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जिन्होंने डांस की दुनिया में एक अपनी नई पहचान बनाई है और लाखों दिलों को छुआ है। तो आइए स्वागत करते हैं टाइगर पॉप का। तो स्वागत है आपका। थैंक यू टाइगर जी, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम, आप बताइए कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा, आपको देखकर बहुत अच्छी हो गई। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, आई फील गुड, मतलब बहुत ज्यादा हैप्पी। आज का मेरा पहला सवाल, यस मैम, आपका जो ये जो सफर है डांसिंग का, ये कैसा रहा? मेरा डांसिंग सफर मतलब ऐसा है कि बोलते नहीं वो गली में वो जो बच्चे पतंग उड़ाते नहीं है धागा बांध के, फिर यार मेरी पतंग ऊंची उड़ेगी, वैसा हम लोग खेलने वाले बच्चे हैं। सुबह सुबह भाग गए, चले गए, क्रिकेट खेल रहे हैं, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, कंचे खेल रहे हैं। मैं बिल्कुल वैसे डेवलप हुआ हूँ। उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी आर्ट के बारे में या डांस के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। मतलब एक आर्टिस्ट लाइफ क्या होती है, एक आर्ट जर्नी क्या होती है, मतलब कोई बैकग्राउंड में तो हमारे कोई भी आर्टिस्ट थे नहीं ना। घर का माहौल वैसा था कि जहाँ पे कोई भी आर्टिस्ट हो और हमें आर्ट के बारे में बताए। तो हम गिल्ली डंडा खेल लिया, पतंग उड़ा लिए, कंचे खेल लिए, गली में भाग रहे हैं, कहीं लड़ाई झगड़े कर लिए। छोटे छोटे थे हम लोग। तो वही माहौल था, तो आर्ट के बारे में कहीं पता ही नहीं लगा। बट मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, बोलते हैं गॉड ग्रेस, कि जब जन्माष्टमी के दिन। एक जन्माष्टमी में क्या होता है, हर मंदिर में पूजा होती है और वहाँ पे पूरी तैयारी की जाती है और सब लोग आते हैं, लोग मोहल्ले के लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भजन चलते हैं। तो हम लोग बच्चे थे, खुराफाती बच्चे होते हैं ना, जो थोड़े से शैतान वाले होते हैं। तो मैं कलाबाजी वगैरह से मार रहा था, कलाबाजी बोलते थे उस टाइम पे। हम लोगों को पता नहीं था फ्लिप्स क्या होती हैं, स्टंट्स क्या होते हैं और जिम्नास्टिक क्या होता है। तो हम वैसे ही कार्टविल मार लिया, फ्रंट फ्लिप मार लिया। तो जस्ट मैं ऐसे कर रहा था
तो गुरुग्राम में। सो मैं गुड़गांव में ही पला बड़ा हूँ, गुरुग्राम से हूँ। तो वहाँ पे एक भैया थे मोहित आर्या, तो वो भी वहाँ पूजा पाठ करने के लिए आ रखे थे और वो कीर्तन में थे, भजन में। सो उन्होंने मुझे देखा, मैं बहुत देर से बोलते हैं शैतानी की तरह एकदम फ्लिप्स मारे जा रहा हूँ और रुक ही नहीं रहा। उस टाइम पे छोटा था, स्टैमिना भी था, तो हम लोग तो वैसे थे कि चलो भाई जहाँ मिला वहाँ अपने कर रहे हैं, और डांस नहीं पता था मुझे, बस कर रहा था मैं। तो उन्होंने मुझे देखा एंड पता नहीं भगवान के पास से क्या नोटिस किया, उन्होंने मुझे बोला डांस सीखेगा। मैंने बोला डांस सीखेगा, मैंने कहा ठीक है भैया। चप्पल में था मैं, शॉर्ट्स पहन रखे, सिंपल सी टी शर्ट पहन रखी है। तो उन्होंने बोला डांस सीखेगा, मैंने कहा डांस ठीक है आ जाऊंगा भैया। उन्होंने बोला ठीक है घर पे आना सीखने के लिए। तो वो जो दिन था ना जन्माष्टमी वाला, मैं बोल सकता हूँ शायद कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग हो कि मैं एक आर्ट की जर्नी में वो घुसा। उनके रूप में आपसे मिले और आपको इस फील्ड में यस, लेके गए। तो वहां से मैं डांसिंग बोलते ना कि फर्स्ट जो उन्होंने एक कदम जो बढ़ाया ना, वो उन भैया ने, मोहित भैया ने मेरे को स्टार्ट दिया। तो उन्होंने मुझे बॉलीवुड के कुछ स्टेप्स बताए, वहाँ से मेरी डांसिंग जर्नी स्टार्ट हुई। मैं पहले था प्राइवेट स्कूल में, गुरुग्राम में ही सेक्टर 5 में, 5th क्लास तक। जी। फिर मैं गया गवर्नमेंट क्लास में, गवर्नमेंट स्कूल में, सॉरी गवर्नमेंट क्लास बोल रहा हूँ गवर्नमेंट स्कूल में गया। तो वहाँ पे भी मेरी तरह ही बच्चे थे जो कुछ स्टंट्स करते थे, तो मेरे को थोड़ा बहुत डांस पता लग चुका था। तो जब मैं 6th-7th में गया तो क्लास के बाहर हम लोग स्टंट्स कर रहे हैं, एक दो दोस्त बन गए, कुछ कुछ बच्चे दूर से देख रहे हैं, भाई क्या कर रहा है तू? मैंने कुछ नहीं, हैंड स्टैंड कर रहा हूँ। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया। तो सबको ऐसा उस टाइम पे मेरा डांसर जो बोलते हैं ना, डांसर सबका अलग अलग डांसिंग में फील्ड में सबका अपना अपना नेम होता है, निक नेम होता है। सो नाउ सब लोग तो मुझे टाइगर पॉप के नाम से जानते हैं, ये मेरा स्टेज नेम है। तो मेरा रियल नेम अजय कुमार है, तो सब मुझे ऐसा अजय डांसर स्कूल में ऐसा बोलते थे, अजय डांसर। तो एक बोलते हैं ना कि वो थोड़ा सा स्कूल में थोड़ा तो बहुत आपको फेमस। एक कंफर्ट जोन मिल गया, आपके दोस्त यस थे उन्होंने यस, आपको मोटिव किया कि हाँ और भाई, कोई वहाँ पे ना सही गलत जज तो करने जज करने वाला नहीं था, करने वाला नहीं। क्योंकि सब लोग नॉर्मल घर से थे, सरकारी स्कूल के बच्चे। लोगों को लगता था यार ये तो हरामी होंगे, लड़ते होंगे, झगड़ते होंगे, गाली गलौज करते होंगे, पर हम लोग बिल्कुल वैसे नहीं थे। हम लोग उल्टा थे बिल्कुल। हमारा ध्यान आर्ट में, फिर पढ़ाई पे भी था, पढ़ाई में भी मैं अच्छा था। तो उसके बाद वहाँ मैं स्कूल के बाहर डांस कर रहा हूँ, एवरी डे आई एम डूइंग डांसिंग। लंच में लंच हो गया पर मेरा ये चल रहा है, लोग टिफिन खा रहे हैं, मेरा टिफिन हाँ ठीक है, मेरा मूवमेंट्स चल ही रहा है। उस टाइम पे यूट्यूब भी हमें नहीं पता था, तो मैं मेरी मॉम के पास एक C1 फ़ोन था, C1 फ़ोन नोकिया का। तो उस फ़ोन में उस टाइम पे हम लोग 2G 3G, ये नेट 2G, आई थिंक 2G नेट हम लोग, हाँ 1.5 GB हाँ ये सब वो जो चलता पर डे वाला वो हाँ। रिचार्ज किया, कुछ यूट्यूब से वीडियोस डाउनलोड किए डांस के, तो मैं वो मूवमेंट्स कॉपी करता था, बस मूव्स जैसे कॉपी कर रहा हूँ। तो डांसिंग मेरा ऐसा जर्नी ना धीरे 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 डेवलप हो रहा था, क्योंकि मैं यूट्यूब से सीख रहा था, मैं लाइव प्रैक्टिस करता था। मैंने कभी स्टूडियो में डांस ट्रेनिंग नहीं किया, ऐसे नॉर्मली। हाँ मैंने कभी स्टूडियो में सीखा भी नहीं, क्योंकि फाइनेंशियली मैं उस टाइम पे इतना स्ट्रांग था नहीं कि घर वाले उस टाइम 500-1000 रुपये फीस भर दे। तो मैं बस सीखता गया जैसे भी मेरे को मिल रहा है ना सीखने को। वही बोलते कि ब्लेसिंग ही थी कि मैं कुछ भी देखता था ना तो मैं ऑब्जर्व करता था कि वो लोग अगर ब्रेक डांस, उस टाइम पे हमें बस पता लगा था, ब्रेक डांसिंग भी नहीं पता था, तो ब्रेक डांस बोलते थे कि ऋतिक रोशन सर करते हैं, ऋतिक सर। तो वो ऐसा वेव मारते थे, तो हम लोग को सिर्फ वो वेव्स ऐसा दिखता था कि हाँ वेव ऐसे हो रहा है, डिटेलिंग में नहीं पता था। बट वो धीरे धीरे लोगों से मिलने के बाद बोलते ना लंबा टाइम दिया, लंबा सफ़र बीता, महीनों नहीं सालों बीतते गए, और मैं यूट्यूब से और लोगों के थ्रू प्रैक्टिस करते करते धीरे 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 आई एम सा बोलते नहीं कि एज अ डांसर मैं ग्रो हो रहा था। तो मेरे बॉडी में ना प्रैक्टिस मैंने इतना किया, आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं सुबह से शाम तक नाच ही रहा हूँ, सिर्फ नाच रहा हूँ और कुछ नहीं पता है, भले म्यूजिक नहीं हो कुछ नहीं हो, पर बोलते हैं अंदर एक रिदम होता है आपके हाँ बॉडी एक में। जुनून होता है कि भाई यस, करना है मुझे। खाना खा रहा हूँ बट यहाँ वेव चल रहा है। घर वाले कह रहे भाई क्या कर रहे हैं खाना खाते भी नाचता रहता है, उठते भी नाचता रहता है। बट पता है मैम, वो सब करने की वजह से ना, जो लोगों को लगता था यार ये टाइम वेस्ट कर रहा है, बट वो सब करने की वजह से मेरा डांसिंग डेवलप हो गया, बिकॉज मैंने बिना सोचे ट्रेनिंग किया। मैंने सिर्फ पैशन, शायद अब हम मुझे वो वर्ड पता लगा है मैम कि पैशन क्या होता है। तब हमें नहीं पता था कि पैशन क्या होता है, डेडिकेशन क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है, एक एथलीट कैसे ट्रेनिंग करते हैं, हम नहीं पता। रो बोलते हैं कि
पतंग उड़ाने वाले बच्चे कैसे होंगे यार, वो तुम रो है कि हाँ भाई वाली मेरी बस पतंग, चल देख रही तेरी है। पतंग काटता हूँ अभी। हाँ, वो वाला feel। वही बस पेचे लड़ा लो और पतंग काटनी है, जीतना है तो बस। वो वाला फील था। और धीरे धीरे जब बॉडी में डांसिंग अच्छा होने लगा मैम, तो लोग अप्रिशिएट करने लगे। मेरे स्कूल के टीचर्स मुझे छूट देने लगे थोड़ी कि चल ठीक है बेटा, तूने होमवर्क क्यों नहीं किया। मैंने कहा मैम कल मैं तो कंपटीशन में गया था। अच्छा तू ओके। कंपटीशन में गया था। मैंने कहा यस मैम। तो क्या हुआ तेरा। मैंने कहा मैम मैं जीता। अच्छा चल ठीक है आज कर ले होमवर्क। हाँ, तो मैम से भी मेरे को सपोर्ट ये मिलने लगा। सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। यस, तो हम मेरी एक मैम थी, मैम है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती थी वो, भीमगढ़ खेड़ी में। उनका नाम था विद्या मैम। तो बहुत ही एक अच्छे एक्टर हैं वो, इंडस्ट्री में अभी वर्क कर रहे हैं। सो उनकी वो चाची लगते, सब बड़ी मम्मी लगती थी, रिलेटिव में लगती थी। तो उन्होंने ना वो देख के भी मुझे बहुत इंक्रेज किया। तो वो अपने एक्टिवा में बिठा के मुझे कॉम्पिटिशन्स में लेके जा रही हैं, मुझे सपोर्ट कर रही हैं, और आई एम जस्ट ग्रोइंग। और मैंने डांसिंग के ऑडिशन देने स्टार्ट किया। बुगी वुगी, डी आई लिटिल मास्टर, डांस इंडिया डांस, इंडियाज गॉट टैलेंट, डांस प्लस। मैम मैंने कम से कम 7 से 8 साल सिर्फ ऑडिशंस दिए। और इतना लंबे समय बाद मुझे वो मौका मिला डांसिंग में कुछ करके लोगों तक रीच आउट करने का। कि 2020 में मुझे मौका मिला एज अ सोलो आर्टिस्ट, मैं स्टेज पे पहुंचा और दुनिया तक अपना आर्ट रिवील कर पाया, प्रेजेंट कर पाया। तो वो उतार चढ़ाव बहुत थे मैम, बट बहुत ब्यूटीफुल जर्नी रही। और मैंने बहुत अच्छे से एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत सीखा मैंने। मैम लोग एज अ आर्ट वाइज सीखते हैं, बट मैंने एज अ पर्सन बहुत सीखा कि यार आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कि आप ईगो मत रखो, क्योंकि आर्ट कभी ईगो के लिए है ही नहीं। आर्ट लोगों के लिए है, शेयर करने के लिए, कि यार मेरे आर्ट की वजह से अगर आपके चेहरे पे स्माइल आ रहा है ना, तो काम हो गया। वही सबसे बड़ी बोलते हैं ना हैप्पीनेस है, वही एक आर्ट का वैल्यू है, एक मतलब है। तो ब्यूटीफुल जर्नी रही मैम, और स्टिल आई एम डूइंग डांसिंग। आपने बताया कि आपका रियल नेम अजय है। यस मैम। तो ये जो आपने टाइगर पॉप जो नाम रखा, यस मैम। इसके पीछे की क्या कहानी है? आपने क्या सोच के ये नाम रखा? हाँ यस, ये क्वेश्चन मुझे काफी लोगों ने पूछा है। सो अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमेशा मुझे ना रिकॉल हो जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही है डांस की। और डांस करते करते बोलते नहीं, आप पहले एक डांसर बनते हो, पर आर्टिस्ट अलग होता है। आर्टिस्ट वो होता है जो उस आर्ट की वैल्यू करके उस आर्ट को लोगों तक पहुंचाए, और बोलते नहीं कि लोगों को सपोर्ट भी करे और लोगों की इंस्पिरेशन बनता है। तो वो आर्टिस्ट होता है जो लोगों को इंस्पायर करता है उस आर्ट के थ्रू। लाइक अरिजीत सिंह सर, के सर, माइकल जैक्सन सर, मतलब बड़े बड़े म्यूजिशियंस, बड़े बड़े सिंगर्स जिनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ। तो जब मैं स्कूल में था तो मेरे जो दोस्त लोग थे वो लोग ऐसा पॉपिंग एनिमेशन स्टाइल करते थे, पॉपिंग एनिमेशन। तो उस जगह पे ना लोगों के अलग अलग नेम्स थे मैम। एक अंडरग्राउंड डांसिंग होता है, अंडरग्राउंड एक बैटल होता है, अंडरग्राउंड जिसे कहते हैं। अंडरग्राउंड मतलब वो अंडरग्राउंड वैसा नहीं, फाइटिंग वाला नहीं। सो उसका नाम अंडरग्राउंड इसलिए रहता है कि वो बहुत कम लोगों को ही पता लगता है कि कहाँ पे कंपटीशन है। ऐसा सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू बताया जाता है। जैसे कंपटीशन होता है मैम, वो स्टेज पे होता है, राइट, कि आप ऑडियंस बैठे हो और वन ऑन वन सब लोग आए और परफॉर्मेंस किया। बट बैटल इज लाइक 360 डिग्री में लोग साइफर में बैठे हैं, सर्कल में, और सेंटर में एक पर्सन आप हो, आप एक डांसर हो, मैं एक डांसर हूँ। सो हम लोगों के लिए एक म्यूजिक बजेगा ऑन द स्पॉट, देन हम लोग अपना अपना डांसिंग फ्री स्टाइल करेंगे, ऑन द स्पॉट बनाएंगे, कोई तैयारी नहीं, पहले से कोई तैयारी कुछ तैयारी नहीं मैम, ऐसे एकदम स्टार्ट कर देना। यस, आपने 30 सेकंड डांस किया, उसके बाद मुझे आपसे बेटर करना है। तो वैसा उसे बोलते हैं अंडरग्राउंड। तो पॉपिंग बैटल होता था जहाँ पे कुछ कुछ लोगों के अच्छे नेम्स थे। लाइक मैंने एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है हमारे इंडिया में, पॉपिंग टिक्को, और बोल्ट नाम है उनका। तो काफ़ी लोगों के निक नेम्स बहुत अच्छे थे। और वर्ल्ड में ना लोगों के नेम्स बहुत क्रेजी नेम्स थे। बोलते हैं कि ले ट्विंस एक हैं, और मार्कस कोट, पॉपिंग जॉन, एंड लोगों के बहुत डिफरेंट नेम्स थे। ड्रैगन हाउस एक क्रू है, उनका अलग नेम है। छिबी किसी का नाम है, किसी का नाम ब्लू प्रिंट है, ब्लू प्रिंट नाम है। ड्रॉइड, कुछ डिफरेंट बोलते हैं ना, एक अलग नेम्स है, कुछ तो कैची नेम्स है, एंड्रॉइड। सो मैंने कहा मेरा भी कुछ नाम होना चाहिए। तो मैं जस्ट ऐसा पेपर लिया और ऐसा लिख रहा हूँ। सो पॉप मैम एक टैग की तरह यूज करा है मैंने, पॉपिंग स्टाइल को, जस्ट लाइक पॉप कल्चर, लाइक पॉप म्यूजिक्स होते हैं, पॉप डांसिंग में पूरा एक सब कुछ आ जाता है। सो मैंने कहा कि यार पॉप लगा के कुछ नाम
रखते हैं, तो कुछ कुछ नाम रखे थे मैंने। लास्ट में फिर टाइगर लिखा मैंने, फिर मैंने कहा अब इसको इसके आगे क्या करें। सो टाइगर ऐसा कुछ लिख रहा था मैं, जो अलग अलग नेम्स लिख रहा था, बट लास्ट में आया टाइगर पॉप। और उस नेम ने, आप यकीन नहीं मानोगे, फर्स्ट डे जब मैं ये नाम लेके ना स्टेज पे उतरा था मैम, आई वॉन द शो, मैंने वो शो जीता अरे वाह। और स्टैंडिंग ओवेशन। तो मुझे लगा इट्स लकी, लकी रहा है वो नाम। वो नाम लगा। उसकी वजह से मेरी जर्नी आज तक स्टिल लोग इतना प्यार देते हैं, इतना बोलते हैं अप्रिशिएट करते हैं, और वो लाइफ चेंजिंग नेम है वो पूरा। सो आई एम ब्लेस्ड। बहुत मतलब अभी पता चला कि ये नॉर्मल हम सुनते हैं कि अरे ये नाम है, ये क्यों रख लिया, उसका यस असली मैम, मायने आज पता चला है। हाँ यस मैम, बहुत अलग, मतलब बोलते हैं ना इमोशनल जर्नी होती है मैम। हम आर्टिस्ट सिर्फ लोगों को ऊपर से नजर आता है, बट आर्टिस्ट मेरे ख्याल से हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ों से गुजरते हैं। हम लोग लाइफ ऐसा रहता है ना कि हम लोग लोगों से मतलब ऐसे नॉर्मल फाइट नहीं कर सकते। हमें लोगों को मतलब जवाब भी नहीं देना, बट अपने आर्ट के थ्रू भी प्रेजेंट करके लोगों तक रीच आउट करना है। हमारी फाइट अलग चलती है कि यार लोग बोल रहे हैं अरे ये अच्छा नहीं कर रही है, क्या नाम है तेरा, क्या है टाइगर, टाइगर क्या है, जंगली है क्या, लोग ऐसे भी था। और क्या ये, क्या भाई हाथ पैर हिलाता रहता है, क्या है ये, अरे मिर्गी आ गई क्या, लोग बहुत तो लोगों को नहीं समझ आता अभी भी। नॉर्मली शायद हम लोग डांस करेंगे, अरे क्या है ये कोई डांस है? यस बस मैम, ऐसे जैसे लग रहा है जैसे करंट सा लग गया हो। यस ये कोई मैम, डांस होता है? यही मैं तो बोल ये रहा सब हूँ। चीजें ताने सहकर वो इतना कुछ पेन सहकर एक आर्टिस्ट तब बनता है आर्टिस्ट। जी। पहले तो बोलते ना कि बीज उगाया, वो धीरे धीरे पानी डाल रहे हो, फिर धीरे बिल्कुल। धीरे वो फल ऐसा ग्रो होगा, उसके बाद फल जब लगेंगे। उसका फल तो इट्स अ निकल लॉन्ग के जर्नी आता है। मैम। तो मतलब एक अलग लाइफ है आर्ट की। सो जो जीने के बाद ही महसूस कर सकते हो आप, जब आप वो जर्नी जीते हो तभी यू कैन रियलाइज कि कितनी इम्पोर्टेंट और कितनी अमेजिंग है। आपने बहुत सारे इंटरव्यू में बताया कि आपकी मम्मी ने कई सालों तक हाउसिंग हेल्पिंग का काम किया है, तो उसके बावजूद भी आपने इतना मुश्किल कदम उठाया। आप चाहते तो कोई और काम भी कर सकते थे, कोई और काम करके कोई नौकरी ढूंढ के अपनी मम्मी को सपोर्ट कर सकते थे, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते थे। तो आपने उस समय ये कैसे सोचा कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, मुझे यही लाइन चुननी है? बहुत डिफिकल्ट था मैम, क्योंकि 2000 आई थिंक 5 या 6 से मॉम ने वर्क करना स्टार्ट किया था, एंड 5 6 7 8 वो साल खत्म ही नहीं हो रहे थे। वो साल तो बढ़ ही रहे थे, बट वो स्टिल वो काम कर रहे हैं, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी पढ़ाई के लिए हमें पैसे दे रहे हैं, हमारी किताबों के लिए हमारा ध्यान रख रहे हैं प्रॉपर। तो वो ना बहुत लंबा जर्नी था। मतलब उन्होंने सिर्फ 1 2 साल ही वर्क नहीं किया, उन्होंने 10 मैक्सिमम 10 साल तो उन्होंने वर्क किया। तो जब मैं आर्ट में था तो लोग बोलते थे भाई जॉब कर ले यार, घर के फैमिली के लोग भी कि क्या करता है, कब तक डांस करेगा, जॉब कर ले, कुछ कर ले, घर पे 4 पैसे कमा के दो। क्योंकि मैम जब आप उस फैमिली में हो जहाँ पे आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नहीं हो, और लोगों की मेंटालिटी भी वहाँ तक नहीं है कि यार आप कुछ बन सकते हो, कि मैं टीवी ऐसा देख रहा हूँ और मैं मम्मी को बोल रहा हूँ मैं एक दिन मैं इसमें आऊँगा, तो उन लोगों को भरोसा नहीं होगा। नहीं क्योंकि होता। वो उन्होंने सोचा ही नहीं है वहां तक बिल्कुल। कि यार हमारे बच्चे पहुंच पाएंगे क्या यहाँ तक। उनके लिए तो शायद वो मैम वो बोलते ना वहां कि तक जाना चांद को देख लिया बहुत खुश हो गए, लेकिन हम पहुंचेंगे वो सोचेंगे सोच नहीं। भी नहीं सकते। तो मम्मी जब वर्क कर रही थी तो मैं आर्ट में मैम ग्रो कर रहा था, मैं शोज जीत रहा था, मैं ट्रॉफी जीत के आता था घर में, सेल्स लेके आता था, मेडल्स लेके आता था। तो मॉम बहुत खुश होती थी देख के, एंड सी सो हैप्पी, प्राउड। वो सबसे पहले मेरा ट्रॉफी लेके मंदिर में रख के आती थी, और मंदिर में एक दिन रहता था वो पहले। सो सुबह पूजा वूजा किया, मंदिर में ट्रॉफी चढ़ाया, उसके बाद फिर उसको अपने प्लेस पे रखते थे। तो मैं ऐसा ट्रॉफी जीतते जीतते मैं घर में आई गॉट मैनी ट्रॉफीज, मेडल्स, सर्टिफिकेट्स। तो ना एक कॉन्फिडेंस भी हल्का हल्का घर वालों का भी बिल्ड हो रहा था, यार ये कुछ तो कर रहा है और ये अच्छा कर रहा है, क्योंकि अगर ये जीत रहा है मतलब तो ये 10 लोगों के आगे कुछ तो कर रहा है। सो लंबा टाइम हो गया था मैम, 2005 से लेके 2019 तक स्टिल उन्होंने वर्क किया, 19 तक। उन्होंने वर्क करना छोड़ा है मेरे शो के बाद, जब आईबीडी आया था 2020 में, तो मिड में छोड़ा है उन्होंने। तो तब तक बहुत डिफिकल्ट था कि यार मैं आर्ट को कैसे परस्यू करूं, क्योंकि अब करना भी है। बोलते हैं ना कि अब
दरिया में कूद भी गए हो, डुबकी लगा भी लिए, तो आप एक्सप्लोर भी करके आओगे ना, तो ही अच्छा है, पता लगेगा भाई समंदर में क्या क्या है। तुमने डुबकी लगाई और लोग बोल रहे बाहर आ जा भाई, तेरी बस की नहीं है, चल बाहर निकल। तो मैं अगर बाहर आ जाता तो शायद मैं यहाँ पे भी नहीं होता, या मैं और लोगों तक रीच नहीं कर पाता। लाइक लोग क्यों सुनते किसी की स्टोरी? अगर कोई इंसान लाइफ में कुछ करेगा, लोगों को लगेगा कि यार इसने कुछ ऐसा करके आया है कि ये जो बहुत स्ट्रांग और कठोर लाइफ है, लोगों को लगता है भाई हम नहीं कर पाएंगे, बट ये वहां से निकल के आया, तो लोग मोटिवेट होते हैं। तो लंबा समय करते 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 वो वर्क करते जा रहे हैं, और मैं अभी धीरे धीरे ऐसा हो रहा हूँ कि यार कब होगा भाई कुछ तो करो। इतना टाइम हो गया ऑडिशन देते हुए भी सिलेक्ट भी नहीं हो रहा। सिलेक्ट में होता था, इन द एंड लास्ट में मुझे कॉल आता था कि यार आप बॉम्बे के लिए सिलेक्ट हो गए हो, और मैं ऐसा, मम्मी इस साल तो हो गया सिलेक्ट, अभी तो सेकंड राउंड, पहले फर्स्ट राउंड क्लियर किया मैंने काफ़ी ऑडिशंस में, फिर मैं सेकंड राउंड तक पहुंचने लगा। देन मैं सेकंड राउंड भी क्रॉस करके मुझे लेटर हेड मिलता था, लेटर मिलता है आपको टीवी राउंड के लिए कि आप टीवी राउंड के लिए सिलेक्ट हो गए हो। तो काफ़ी बार मैं सिलेक्ट हुआ, और मुझे बोला कि आपको इस डेट को बॉम्बे आना है। मैम बॉम्बे आना है बोला है तो मैं रेडी हूँ, चलो भाई 10 दिन प्रैक्टिस और अच्छे से करते हैं। 10 दिन बाद कोई कॉल ही नहीं आता था 10 दिन बाद कोई कॉल ही नहीं आता था। तो मैं फिर टेंशन में, मैं क्या करूं यार, क्या बोलूं घर वालों को, क्या और ऐसा बोलता कि यार कैसे रोकूं। मतलब मैम अगर फैमिली आपको पिच कर रही है भाई काम कर काम कर, तो आप कब तक होल्ड करोगे कि ठीक है एक साल रोक लिया, 2 साल रोक लिया, अब तो लंबा समय हो गया। तो मैंने दिमाग लगाया, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे आई थिंक फैमिली मेम्बर्स आ रखे थे, तो कुछ उसमें लेडीज थी, एंड वो मुझसे बोल रही थी अरे कब तक बेटा डांस करेगा, जॉब कर लो, तो कुछ तो हेल्प करो घर वालों की, मम्मी कब तक काम करते रहेगी। उस दिन मेरे को फिर और दिल में ऐसा लगा यार कुछ तो करना है अब तो, और ऐसा हो गया। तो मैम आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने डाइवर्ट करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया, डाइवर्ट पढ़ाई करने, कर रहे हो। हाँ कि मेरे को पढ़ाई करना है, बीए हाँ। करनी है, चलो आप कोई तो पढ़ा लिखा नहीं है, मैं चलो पढ़ाई कर रहा हूँ और डीयू में एडमिशन लूंगा, ऐसा बोल के दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा, क्योंकि बहुत कम लोगों का उसमें एडमिशन होता है, अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं। तो मेरा डांसिंग का मार्क्स बहुत अच्छा था, मैं आई हैव मैनी ट्रॉफीज, सेल्स और मेडल्स, और एक अच्छा नाम बन गया था। तो मेरा फिर वो स्पोर्ट्स कोटा वाला जो होता है ना, जहाँ पे आप आर्ट के बिहाफ पे भी एडमिशन ले सकते हो, तो मेरे को अच्छे मार्क्स मिले और मेरे को सीट मिला भगत सिंह कॉलेज में। 1 साल के अंदर ही मैं शो में सिलेक्टेड। अरे वाह। तो वो मॉम का फिर वर्क करना भी, मैंने बोला मम्मी धन्यवाद, आपने यहाँ तक सपोर्ट किया, अब हमें मौका दीजिए, हम लाइफ में आगे भी बढ़ेंगे और हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अगर आप वर्क नहीं करोगे तो हम पे भी एक प्रेशर रहेगा, जब इंसान के ऊपर प्रेशर रहता है तो वो हार्ड वर्क डबल करता है, डबल मेहनत है ना, टेंशन रहती है ना यार, घर का ये राशन कैसे, ये कैसे, रेंट कैसे, कुछ बीमार हो गया तो उनको पैसे कैसे, तो हम पे प्रेशर रहता है, तो हम लोग और मेहनत करते हैं और 4-5 जगह हाथ पैर मारते हैं, तो वो एक मोटिवेशन रहता है यार अपने, बोलते हैं लाइफ में। यस, तो थैंक यू मम्मी, अगर आप ये देखोगे तो धन्यवाद। आपने पॉपिंग जैसे यूनिक डांस को क्यों चुना, क्योंकि आज भी लाखों लोगों को नहीं पता है ये क्या है, और आपने ये चुना। हाँ मैम, पॉपिंग एनिमेशन डांस स्टाइल जो है मैम, ये इंटरनेशनल स्टाइल है, बाहर का स्टाइल है। अभी तो पूरा वर्ल्ड वाइड, इंडिया तो अभी मैम बहुत ग्रो कर रहा है पॉपिंग और एनिमेशन, मतलब अभी टॉप, ऐसा बोलते हैं टॉप पे बढ़ता ही जा रहा है, और हर फील्ड में इंडिया तो बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रहा है। लाइक गेम्स में इतने बड़े बड़े एथलीट निकले यहाँ से, क्रिकेटर्स निकले, अब डांसर्स भी बहुत ग्रो कर रहे हैं मैम। अभी रिसेंटली मेरी जो दोस्त लोग हैं वो लोग अभी गए हैं अमेरिकाज गॉट टैलेंट में, और वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो बहुत अभी ग्रो हो गया है, बट पहले ऐसा नहीं था, बहुत कम लोगों को पॉपिंग एनिमेशन पता था। तो जब मैं डांस स्टार्ट किया था मैम, तब मैं करता था सिर्फ स्टंट्स, तब हम उसे स्टंट्स बोलते थे। फिर मुझे पता लगा ब्रेकिंग के बारे में। ब्रेकिंग एक होती है जिसमें बी बॉइंग एक है, प्रॉपर लोग करते हैं उसमें, वो लाइक प्रॉपर पहले ना जिम्नास्टिक्स में आता था मैम, ना उसको एज ए एथलीट मानते थे, एथलीट मानते नहीं थे, सो डांसिंग स्टाइल रह गया था। बट अब तो वो ओलंपिक्स में आ गया है, अब लोग एथलीट बोलते हैं उन्हें। सो ब्रेकिंग से स्टार्ट किया था, इसमें प्रॉपर बॉडी वाइज स्टंट्स, मूव्स, सब फ्लिप्स और ग्राउंड फ्लोर मूव्स, बहुत सारा अलग अलग टेक्निकली वर्क है उसमें।
पावर मूव्स आते हैं, हेड स्पिन, वन हैंड हॉप्स, हैंड स्टैंड पे हॉलो बैग्स, अलग अलग चीज़ें हैं। तो यूट्यूब पे मुझे सेम मेरे मोहित भाई ने ही मुझे पहली बार अपने फ़ोन में एक वीडियो दिखाया था। बाहर के एक आर्टिस्ट है, नॉन स्टॉप नाम है उनका, नॉन स्टॉप बोलते हैं भाई, Okay. नॉन स्टॉप डांसर है। Dancer. सो उनका नाम नॉन स्टॉप था। तो उन्होंने मेरे को वीडियो दिखाया, ऐसे बोला भाई देख बहुत अमेजिंग है और कॉपी कर। सो क्योंकि हम लोग को तो पता ही था टेक्निक वेक्निक कुछ, क्या होता है? मैं वो वीडियो देख के ये पूरा वेव कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो जब वो करना स्टार्ट किया तो बहुत अच्छा लगने लगा। सबको लगता था मैं हेड स्पिन करता हूँ, स्टंट्स करता हूँ, बी-बॉइंग करता हूँ। किसी को भी पता नहीं था कि मैं पॉपिंग, एनिमेशन, प्रॉपर रोबोटिक्स, स्टाइल ये सब करता हूँ। सो जब मैं धीरे-धीरे मैम यूट्यूब से वर्कशॉप्स लिया, इंटरनेशनल आर्टिस्ट से सीखा, तो मुझे ना मैम अच्छा लगने लगा। आई फील लाइक कि अपने इमोशन को जब आप थ्रो करते हो, डांस इज़ अ इमोशन। डांस कैसा है ना, आप अपने इमोशन को थ्रो करते हो म्यूज़िक के थ्रू। म्यूज़िक के थ्रू आप अपने इमोशन को जो भी इनसाइड है, जो हाँ, आप फील कर रहे हो जो भी। इफ मैं सैड हूँ तब भी मैं उस डांस पेन में करना। अपने आप को रिलीज करता हूँ मूवमेंट से। इफ आई एम हैप्पी तो हम लोग शादी में कैसे डांस करते हैं हैप्पीनेस में, हाँ, राइट? तो वो मजा आने लगा, वो स्टाइल इतना अच्छा लगने लगा मुझे। मैंने कहा यार ये तो बहुत ज्यादा फ्रीडम है इसमें, क्रिएटिव है। क्योंकि पॉपिंग में आपको पॉप करने होते हैं, वो एक बेसिक्स, बहुत टेक्निकल वर्क है। और एनिमेशन में बहुत ज्यादा लाइक स्टोरी टेलिंग है। स्टोरी टेलिंग क्या होता है कि इसमें आप मूवमेंट के थ्रू स्टोरी प्ले कर रहे हो। लाइक यहाँ पे छोटा सा क्यूट सा पेड़ रखा है, तो उसको सब मैं पकड़ने गया और मैं होल्ड पकड़ नहीं पाया तो वापस आया। तो अलग अलग स्टोरीज आप प्ले कर सकते हो। लाइक सामने मिरर है और मैं मिरर के अंदर बंद हूँ और मूवमेंट कर रहा हूँ, मिरर तोड़ने का ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मिरर टूट नहीं रहा, बूम, वो इफेक्टिबल दिखे। मतलब पूरा कार्ट कैसे बोलते हैं कि जो ह्यूमन है वो कुछ अलग रिएक्ट कर रहा है, लाइक रोबोट, कार्टून, एनिमल कैरेक्टर्स। तो कुछ ना बियॉन्ड लगता था, अच्छा लगता था मैम। तो जब करने लगा तो लोगों को पता ही था मैं करता हूँ बोल के। फिर धीरे धीरे मैंने स्टेज पे परफॉर्म करना स्टार्ट किया। सो मेरे को अच्छा रिकॉग्नाइजेशन मिलने लगा, लोग बहुत खुश होने लगे। तो बोलते हैं डांस करते करते वो दिल में ही बैठ गया। तो वो स्टाइल मैं ग्रो ही करता रहा और स्टिल आज तक वो स्टाइल को मैं, ऐसा बोलते नहीं सीख लिया अब तो डांस हो गया, नहीं, ऐसा लगता है स्टिल आई हैव टू लर्न और स्टिल आई हैव टू वर्क। वो लिमिटलेस है और आप जितना सीखोगे उतना ग्रो ही करते जाओगे। सो पॉपिंग एनिमेशन करने का मेरा रीजन ये था। ऐसा कौन सा डांसर है जिसको देख के आपको प्रेरणा मिलती है? मैम कि बहुत नहीं सारे बस- डांसर मैम आप रूपा मैम आप यकीन नहीं मानोगे, मैं सिर्फ ना कुछ पर्टिकुलर लोगों को इंस्पिरेशन नहीं बोलता। मैं बोलता हूँ कि यार अगर मैं लाइफ में जितने भी लोगों से मिला हूँ ना, चाहे वो डांसर्स हो चाहे नहीं हो, बट सब में ना कुछ सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आपकी आंखें सही है तो, अगर आप सही से ऑब्जर्व करोगे तो हर इंसान में कुछ क्वालिटी होती है जो बहुत अमेजिंग होती है सामने वाले पर्सन से। सो मैंने हमेशा ना अच्छी चीज़ें सबसे ऑब्जर्व करी। तो मैं किसी को ना भेदभाव नहीं करता था यार ये बेस्ट है ये बेस्ट है। मैंने जिसका डांस देखा और जो अच्छा लगा आई लर्न, मैंने उनको देखा आई लर्न। सो काफ़ी डांसर्स है, पॉपिंग जॉन सर है, पॉपिंग टिक्को भाई हैं हमारे इंडिया से ही हैं, उन्होंने बहुत इंस्पायर किया। विनीत भाई हैं, मनीष है हमारे इंडिया में ही। हमारे इंडिया के भी जो मेरे अराउंड के दोस्त लोग थे जहाँ पे मैं अंडरग्राउंड में डांस करता था, उन लोगों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। बाकी इंटरनेशनली बाहर के एक सर हैं, सला सर, ड्रैगन हाउस एक क्रू है मैम, वो एनिमेशन स्टाइल करते हैं। सो वो क्रू ने मुझे बहुत इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। और छिबी सर है, वो भी एनिमेशन डांस स्टाइल करते हैं, रोबोटिक्स करते हैं। और काफ़ी टीचर्स, बुगी फ्रेंटिक मैम, मतलब अलग अलग टीचर्स की हैं जो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, अभी भी स्टिल दे आर वर्किंग ऑन देयर आर्ट, दे आर ग्रोइंग एवरी डे मैम, एवरी डे। मतलब वो लोग अभी भी वीडियो डालते हैं ना मैम, आप यकीन नहीं मानोगे 40 ईयर्स 45 50 ईयर्स के होंगे अभी भी वो। और कुछ तो 60 के भी हैं, 70 के भी हैं मैम, बट स्टिल दे आर प्रैक्टिसिंग और ग्रोइंग। सो वो मोटिवेशन मिलके और हर दिन और तो मैं मतलब प्रैक्टिस करता गया, ग्रो करता गया। बट अब ऐसा लगता है कि मोटिवेशन पाना नहीं है, मोटिवेशन कहीं से लेना नहीं है, मोटिवेशन आपको खुद अपने अंदर जिंदा रखना है। वो कहीं से ऐसा नहीं है कि यार अब डाउन फील कर रहा हूँ रूपा में, मुझे मोटिवेशन चाहिए तभी मैं प्रैक्टिस करूंगा, नहीं। अब समझ में आता है मैम, ये डिसिप्लिन है। मोटिवेशन इज अ डिसिप्लिन, जहाँ पे आपको पता है कि भाई डेली खाना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आपको अपने क्राफ्ट पे काम करना इंपॉर्टेंट है। सो नाउ
अब मुझे लगता है कि हर एक पर्सन मुझे इंस्पायर कर रहा है, जैसे आप मुझे बहुत इंस्पायर करते हो, है ना? क्योंकि सब लोग मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। आज मैं शिरोज़ में आया हूँ, तो आपकी जो पूरी टीम है, मैं आप लोगों से पहले मिला हूँ, तो आप लोगों ने जब मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों से मिला था ना, तो मैं ना सबसे ज़्यादा मोटिवेट इस चीज़ को लेकर हुआ था कि यार आप लोग एज़ अ पर्सन कितने अमेज़िंग हो। क्योंकि मैम बहुत बड़े-बड़े कलाकार होते हैं, बहुत ऊँचे पद पे होते हैं, बट वो एज़ अ ह्यूमन बीइंग नहीं उतना टच कर पाते। बट फर्स्ट लोग जब मैं आप लोगों से मिला था एज़ अ ह्यूमन बीइंग, आई एम ब्लेस्ड कि मैंने कहा यार ये ह्यूमन्स है, ये है जिनको मिल के ना सोल से नहीं, ऐसे बोलते हैं दिल से नहीं, आत्मा से भी खुशी लगी है। सो इंस्पिरेशन हो मैम, आप लोग सब लोग मुझे इंस्पायर करते हैं। थैंक यू सो मच। कभी आपको ऐसा लगा कि इस फील्ड में जाना बहुत मुश्किल है? कभी आपने हार मानी कि नहीं बस अब खत्म? आर्ट फील्ड में ना, हाँ, राइट? आर्ट फील्ड। यस मैम, आर्ट फील्ड इतना बोलते हैं, आर्ट फील्ड ही नहीं, हर जो भी आप लाइफ में कोई भी चीज़ परस्यू करना चाहते हो, चाहे वो म्यूजिक में हो, चाहे वो कोई भी ओलंपिक्स गेम में हो, स्पोर्ट्स में हो, सो इट्स टू मच डिफिकल्ट टू डू फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है मैम। सो जब मैंने फर्स्ट टाइम आर्ट मुझे पता लगा था ना मैम, वैल्यू पहले होता है कि हम सिर्फ कर रहे हैं, चलो भाई करते रहो मजे करते में रहो। बस ऐसे ही कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैम जब मेरे को आर्ट की वैल्यू समझ में आई ना मैम, उस दिन ना आप यकीन नहीं मानोगे समझ कैसे आता है मैम, पता है आर्ट की वैल्यू, जब आप लंबे समय तक ना टिके रहते हो। अगर मैं 1-2 साल करता तो मुझे कभी वैल्यू समझ में नहीं आता, मैं बोलता अरे अब मैं तो बन गया, तेरा भाई तो डांसर है, और वो लोग आगे शो ऑफ करते हैं ना, वो लोग नहीं समझ पाते आर्ट की वैल्यू। बट जो जीता है, जो उसको और लर्न करता है, उसके साथ बोलते हैं कि सुख भी और दुख भी है, और वो उस जर्नी में है, तब जाके वो आर्ट की वैल्यू समझ में आती है। जब मुझे बड़े बड़े आर्टिस्ट के बारे में पता लगा, लाइक माइकल जैक्सन सर की जर्नी के बारे में, और बहुत बड़े बड़े सिंगर्स हैं, लाइक अदनान सामी सर हैं, सिंगर बहुत अच्छे हैं, किशोर कुमार सर है, पुराने जगजीत सिंह सर हैं, मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट के लाइफ के बारे में रिसर्च किया पहले, जब मैं डांसिंग जर्नी में था। सो उनके लाइफ के बैकग्राउंड के बारे में देखा, मैंने जाना कि यार इन्होंने क्या लाइफ जी थी, और ये लोग कैसे उस मुकाम तक पहुंचे। तो जब मैंने उनके लाइफ की स्टोरीज को देखा मैम, समटाइम्स आई एम ऐसा कि ये इन इमोशन, बहुत दिन तक, 4 दिन तक सिर्फ मैं एक इमोशन में हूँ उनके, कि यार माइकल जैक्सन सर के फादर ने उनको बचपन से ही 5 साल की एज से डांसिंग स्टेज पे खड़ा कर दिया, जा भाई गाओ और नाचो, और एंटरटेनमेंट दुनिया में ऐसा चढ़ा दिया, वो भी सिर्फ अर्निंग के लिए। बट वो जो उन्होंने उतना लंबा समय जिया, उसकी वजह से वो वर्ल्ड के अभी तक कोई नहीं है बोलते इस पूरे यूनिवर्स में, जितने भी लोग आए गए, पर वो ही इज द टॉप पर्सन, टॉप आर्टिस्ट। तो जब मैंने ये सब जाना मैम, तो मैं ना आर्ट से और कनेक्ट हुआ, मुझे आर्ट की वैल्यू समझ में आई, और मैंने सबसे पहले एक ही चीज़ बोली कि थैंक यू सो मच ये लाइफ देने के लिए। क्योंकि मुझे सिर्फ अब आर्ट करना नहीं है, मुझे ये आर्ट के थ्रू लोगों तक रीच तो करना है, बट उन तक हैप्पीनेस भी फैलानी है, हैप्पीनेस पहुंचानी है, कि मेरे आर्ट के थ्रू, मैं जो भी आर्ट कर रहा हूँ उसके थ्रू मैं लोगों के हार्ट तक रीच आउट करूँ, उनके दिलों तक पहुँचूँ। अगर वो लोग दुख में है तो वो मेरे आर्ट को देख के खुश हो जाएं, अगर वो किसी पेन में है तो वो मेरे आर्ट को देख के रिलीफ फील करें। बोलते नहीं कुछ यार अच्छा लगा आपके आर्ट को देख के, बहुत सुकून मिलता है। काफ़ी लोग मैम ऐसे मुझे डीएम्स करते हैं, पता है कि सर मैं कुछ स्ट्रेस में था पर आपका डांस देखा, अब मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मैम उससे बड़ा ट्रॉफी, उससे बड़ा बोलते ना कि कोई भी लाइफ की अचीवमेंट नहीं हो सकती। तो जितना ये बढ़ रहा था मेरी लाइफ में, उतना मैं आर्ट की वैल्यू समझ रहा था, और आर्ट सीखते सीखते और समझ में आया कि यार ये तो और सीखना है। हुआ नहीं है और अभी। अभी और ये मेहनत बहुत करनी कम है, बहुत कम सीखा है, कुछ जाना नहीं है, बहुत नादान है अभी हम। हाँ, लेकिन जितना कर पा रहे हैं उसके लिए बहुत ब्लेस्ड हैं। लेकिन ये नहीं समझना कि यार हाँ अब तो बन गए, और ये वो होता ना, हाँ हाँ। यस आई नो एवरीथिंग, वो नहीं आया जब मैंने आर्ट की वैल्यू समझी और बहुत सारे लोगों से सीखा। मैं एक्टर्स को बहुत फॉलो करता हूँ मैम, नए नए एक्टर्स, जो भी पुराने जो लेजेंडरी एक्टर्स हैं, नसीरुद्दीन साहब और मनोज बाजपेयी सर, पंकज त्रिपाठी सर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, मतलब
शाहरुख खान सर है ना, वो तो अभी वो सबके फेवरेट होंगे, आपके ही फेवरेट होंगे, राइट? तो मैं सबकी लाइफ से ना बहुत सीखता हूँ मैम। तो उसकी वजह से मुझे आर्ट को और जानने का मौका मिला और उसकी वैल्यू समझ में आई, जिसकी वजह से आप यकीन नहीं मानोगे, टिल नाउ आई थिंक मैंने 1000 से ऊपर बच्चों को डांसिंग सिखाया भी है। अरे वाह, मुझे वो मौका मिला तो मैं ऐसा ब्लेस फील करता हूँ कि आर्ट जी। को, चलो मैं तो एक पर्सन था जिसने सीखा, बट आज मैं हजारों लोगों तक वो पहुंचा पा रहा हूँ, हजारों लोगों तक मैं वो पहुंचा पाया, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है, राइट? सो ये आर्ट का वैल्यू मुझे आर्टिस्ट के थ्रू ही समझ में आया। आप मतलब उस मुकाम पे आ गए कि आपने जो मेहनत करके आप यहाँ तक आए, आप और लोगों को भी यस उस मैम, जगह पे मोटिवेट करते हैं, उनको सिखाते हैं ताकि वो भी अपनी लाइफ में कुछ कर सके। यस मैम। और मैं तो यही कहना चाहूंगा रूपा मैम कि जिनको भी आर्ट फील्ड में आना है ना मैम, वो तो अपना दिल, दिमाग और आत्मा, बोलते हैं सोल, सही करके आए हैं, क्योंकि बिल्कुल। ये फील्ड बहुत स्ट्रांग है। लोगों को लगता है कि यार आर्ट में आ गए, आर्टिस्ट बन गए, अब मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा और मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। मैम आर्ट लाइफ ऐसी है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा, इमोशनली भी, फिजिकली भी, और ओपन माइंडेड भी रहना पड़ेगा। बिल्कुल। आप इससे ऐसे स्टक नहीं हो सकते कि यार मुझे इतना नॉलेज है और ये नॉलेज ही बेस्ट है, राइट? क्योंकि बिल्कुल। आर्ट हमेशा एक्सपेंड होता है, ग्रो होता है। तो जितने भी लोग आर्ट फील्ड में आना चाहते हैं, प्लीज आप लोग सीख के आइए। जो भी आप आर्ट करते हैं उसका बेसिक्स, फाउंडेशन, बोलते हैं ना, कोर से जानिए, कोर से। जी। लाइक डांसिंग का भी बेसिक्स है, फाउंडेशन है, हर स्टाइल का फाउंडेशन है। वैसे ही आप लोग बेसिक फाउंडेशन सीखिए, उसके बाद अपने कदम और फील्ड में बढ़ाइए जहाँ भी आपको करना हो, लाइक डांसिंग, रियलिटी शोज, मूवीज, शॉर्ट फिल्म्स, जिस भी फील्ड में करना हो। जब आपने इंडियाज बेस्ट डांसिंग के लिए ऑडिशन देने का सोचा, तो आपके मन में क्या विचार आ रहा था कि मुझे यही करना है? और एक होता है ना कि जब हम ऑडिशन दे रहे थे, एक कोई ऐसी याद, कोई ऐसी बात जो आपके मन में अभी भी है, आप हमें बताना चाहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, जो मैं चीज़ बोल रहा था पहले कि यार स्ट्रांग रहना। मैम ऑडिशन दे दे के स्टेज पे परफॉर्म करके शरीर से इतना पसीना बह जाता है ना मैम, डांसिंग में भी, और हर फिजिकली वर्क जो होता है, डांस इज पूरा फिजिकली वर्क है, पूरा मूवमेंट्स करना, लाइक म्यूजिक के अकॉर्डिंग ढलना, अपने बॉडी को ब्लेंड करना, म्यूजिक के अकॉर्डिंग मेल्ट करना। सो मैम इतना ईयर्स हो गया था कि मैं डांसिंग इतना मैं कर रहा था एवरीडे, बॉडी इतना पेन हो रहा था और स्वेटिंग इतना हो रहा था कि मैं एकदम मसल वसल तो सब खत्म हुआ धीरे धीरे। बोलते ना, एकदम सूखता जा रहा था मैं धीरे धीरे, क्योंकि आपको प्रोटीन चाहिए भाई। अगर आप मेहनत ज्यादा कर रहे हो तो आपको डाइट उस लेवल पे चाहिए, पर मेरे पास उतना प्रोवाइड नहीं था चीजें कि मैं अच्छा डाइट ले पाऊँ और खुद को अच्छा ग्रो कर पाऊँ। मैम जब मैं इतना साल ऑडिशन दिया, फिर मैं कॉलेज में आया, तो मैं ऐसा हो गया भाई अब तो कुछ भगदड़ नहीं मचाना, जैसे लाइफ चल रही है चलने दो, जो आगे आएगा ना। अब वैसा नहीं, एक्साइटमेंट से ऐसा नहीं रहूंगा कि यार हाँ मैं सेलेक्ट हो गया, अब मैं जाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। नॉर्मल हो गया मैम, नेचुरल हो गया सब कुछ, क्योंकि आप 7-8 साल एक चीज़ में रहते हो और इतना अप एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, जो आपके लिए बहुत अच्छा है, मतलब हमारी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। सो मैं स्ट्रॉन्ग एक एज अ पर्सन बन चुका था। तो जब मैं ऑडिशन देने गया, मेरा माइंड में एक ही चीज़ था, मेरे माइंड में कि यार आज कुछ भी हो जाए, मुझे लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, चाहे वो पहला राउंड ही क्यों ना हो। ये नहीं कि हाँ मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, मेरे सामने बड़े बड़े जजेस बैठे होंगे, सेलिब्रिटीज बैठे होंगे, तभी मैं अच्छा करूंगा। नहीं, भले एक रूम के अंदर 3 लोग ही क्यों ना ऑडिशन ले रहे हो, एक पर्सन ही क्यों ना ऑडिशन ले रहा हो, मुझे आज अपने लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। मेरे माइंड में सिर्फ वो था उस टाइम पे, और मैं गया, परफॉर्म किया और रिजल्ट बहुत अच्छा आया मैम। और मैं कभी शो जीतूंगा सोच के नहीं गया था। IBD इंडियाज बेस्ट डांसर नया शो बना था एकदम, और उससे पहले मैंने डांस प्लस 5 का ऑडिशन दिया था मैम। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं कॉलेज में एडमिशन लूं या फिर मैं किसी डांस रियलिटी शो में सिलेक्ट होकर अपने सपने की तरफ, ड्रीम की तरफ परस्यू करूं, ताकि लोग भी अब ना बोलें कि भाई जॉब कर वो कर। तो मैंने ऑडिशन दिया मैम, और सेकेंड राउंड से बाहर, और सेकेंड राउंड से बाहर हुआ मैं, और इतना इतना ज़्यादा, अब ऐसा हो गया यार कितना हार मान लें, कितना मान लें, इतना ही, इतना हार दे रहे हो भाई, अब तो बस करो। एक तो सीमा आते वो खत्म हो जाती है, हाँ एक जी, लिमिट। तो मैं ऑडिशन से बाहर निकला, और मेरे दोस्त लोग, जो लोग ऑडिशन देने आए थे, वो लोग
चले गए। मैं बाहर एक मेट्रो स्टेशन था, मैं ऐसे खड़ा रहा, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं कम से कम 2-3 घंटे खड़ा रहा हूँगा। मैं गया ही नहीं। मैंने कहा जाऊँ कहाँ अब? लास्ट उम्मीद तो मैं यहाँ लेके आया था कि यहाँ से सेलेक्ट हो जाऊँगा, बॉम्बे निकल जाऊँगा, अब मेरी जर्नी अच्छी स्टार्ट होगी। अब कहाँ जाऊँ? मेरे को समझ ही नहीं आया। 2 घंटे तक मैं ऐसे खड़ा हूँ और थॉट में हूँ और मैं सोच रहा हूँ, इमोशन भरे हुए हैं कि रोना भी आ रहा है बट रो भी नहीं सकते। लोग अराउंड में, आप जा रहे हैं एकदम मेट्रो की तरह ज़िप ज़िप। सो उस दिन मैंने कहा चलो यार, जो कॉलेज वाला रास्ता है ना, कॉलेज में एडमिशन लेता हूँ और वहाँ पे फेस्ट होते हैं। वहाँ पे मैं एकदम फेस्ट में पार्टिसिपेट करता हूँ। तो बहुत समझाया, 3-4 दिन में बहुत सैड था, सिर्फ खाना खा रहा था, नाच भी नहीं रहा था। तो अपने आप को मोटिवेट किया मैम, और फेस्ट में मैंने पूरा 6-7 महीने लगातार परफॉर्मेंस किए। तो मैं बहुत ऐसा स्टेज पे डांस कर करके ना, मेरा फियर बहुत कम हो गया था। तो मैं एक एज अ आर्टिस्ट और एज अ परफॉर्मर अच्छा परफॉर्म कर पाया। तो एज अ परफॉर्मर मुझे अच्छा करना था, मेरे माइंड में ये मोटिवेट था। तो फर्स्ट ऑडिशन में यही था कि यार लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस, और आज तक भी यही है कि लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। अगर हर परफॉर्मेंस इज लाइक माय लास्ट परफॉर्मेंस, जो मुझे मौका मिलता है, चाहे मैं अब वो चीज़ नहीं देखता मैम कि यार बड़ा स्टेज छोटा स्टेज, छोटा स्टेज कभी नहीं होता एक आर्टिस्ट के लिए। एक आर्टिस्ट के लिए ऐसा होता है कि जहाँ भी उसको आर्ट प्रेजेंट करने को मिल रहा है, उसके लिए वही सब कुछ सबसे बड़ा है। जब आप ऑडिशन देने जाते हैं तो प्रैक्टिस कंटिन्यू आपकी चलती रहती है या कुछ वहीं जाके आप प्रैक्टिस करते हैं या कुछ उसकी तैयारी रहती है? मैम जब हम ऑडिशन देने जाते हैं तो ऑडिशन के बारे में ना, हमें पहले तो आपको पता होगा टीवी पे एड्स आते थे ना, है ना, कि ये शो आने वाला है, तन तन उसका तन, हाँ। तो वो पूरा एड्स वैड चलता था। वो एड देख के ऐसे मोटिवेट होते थे कि यार अरे कुछ आने वाला है। तो मैम ऑडिशन के लिए हम लोग का ऐसा नहीं था कि एक नया शो बन रहा है तो हम लोग अभी 10 दिन पहले प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं। हर एक आर्ट जितना साल आपने पहले से दिया होता है ना, जैसे मैं लिटिल मास्टर से ट्राई कर रहा था, तो जब मेरा वो 7-8 साल का जो जर्नी था ना मैम, मैं वहाँ बिल्ड हुआ। तो हमारा जो ट्रेनिंग है पूरा, वो 7-8 साल का जर्नी का ही ट्रेनिंग काम आता है। बस आपको ये करना है कि आपको अपने बेस्ट मूव्स, बेस्ट मूवमेंट्स और बेस्ट सॉन्ग चूज करके अपना वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफी बनाओ और ऑडिशन दो। भले ही वो आपका 3 महीने पहले बन चुका हो या आपका 5 दिन पहले आप बना रहे हो, बट वन ऑफ द बेस्ट चीज़ चाहिए आपके आर्ट में से। सो वैसे ही हम लोग ऑडिशन, मैं सालों से कर रहा था, तो मेरा ऑडिशन मेरे को लगा था लाइक 3-4 मंथ्स, सब फ्री स्टाइल कर करके मैंने बनाया था बेख्याली। तो मेरा फर्स्ट ऑडिशन बहुत अच्छा गया और लोगों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। बट जब आप शो के अंदर इन कर जाते हो, टॉप 12 कंटेस्टेंट जब होते हैं ऑल ओवर इंडिया से, तब आपको मौका मिलता है। लाइक 1 वीक का होता है मैम ऐसा, हर 4 से 5 डेज के बाद आपका शूटिंग होता है, मेन जो जजेस के साथ में होता है ऑडिटोरियम में, जो सेटअप होता है पूरा। तो 3 से 4 दिन हमको मिलते थे। 2 दिन कोरियोग्राफीज बनाओ और 1 दिन आप आराम से स्टेज पर रिहर्सल्स करो, और उसके बाद वो जो आपका परफॉर्मेंस है वो चैनल देखने आएगा। प्रोडक्शन के जो लोग हैं, चैनल के जो लोग हैं, वो लोग देखने आएंगे। फिर आपका अगर परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है तो ओके, अगर अच्छा नहीं लगा तो कभी कभी समटाइम्स कल शूट है, आज आपका एक्ट चेंज हो गया, ऐसा भी होता है। सो इट्स लाइक बहुत डिफिकल्ट भी है और अच्छा भी है कि आपको वहाँ पे बोलते हैं ना कि अपने आर्ट को प्रेजेंट करने को मिलता है और खुद को पुश करने को मिलता है मैम। जब आप सिलेक्ट हुए तो वहाँ पे जो कोरियोग्राफर होते हैं उनका सपोर्ट कैसा रहा? आपको कैसे गाइड किया उन्होंने? मैं तो सब लोगों को टीवी पे देखता था जब मैं गया था। सो काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे वहाँ पे जो बैक स्टेज भी काम करते हैं। समटाइम्स क्या होता है, जो लोग बहुत पहले से डीआईडी में और बड़े बड़े जो भी शोज थे डांसिंग के, उसमें आए हुए जो अच्छे मंझे हुए जो आर्टिस्ट होते हैं ना, जो काफ़ी साल से इंडस्ट्री में वर्क कर रहे होते हैं, वो लोग बैक स्टेज काम करते हैं मैम। वो स्टेज मतलब आपके शो के पीछे भी पूरा एक टीम काम कर रहा होता है, जिसमें अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जो सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिनको नॉलेज है परफॉर्मेंस के बारे में, आपके डांसिंग को कैसे अच्छा प्रेजेंट करना है। बोलते नहीं कि आपने कोई पेंटिंग बनाई पर उसमें ग्लिटर्स मार के कैसे शाइनी बना के लोगों को और ब्यूटीफुल तरीके से दिखा सके, प्रेजेंट कर सके। तो मैम अच्छा, मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था मुझे, क्योंकि लोग मेरे स्टोरी से तो कनेक्ट हुए ही थे, बट मैं डांसिंग से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुए थे, क्योंकि एक तो इंटरनेशनल स्टाइल, और मैं अच्छे लेवल पे और बेसिक्स वाइज, फाउंडेशन वाइज मैं स्ट्रॉन्ग था, तो एज ए परफॉर्मर मैं अच्छा था। तो सब लोग मुझे प्यार देते थे और अप्रिशिएट करते थे मैम। तो
अच्छा लोगों का सपोर्ट था और लोग हमेशा पुश करते थे, ब्रो नेक्स्ट टाइम और अच्छा करो और अच्छा करो। तो अच्छा सपोर्ट मिला मुझे। जब आपने विनर की ट्रॉफी उठाई तो उस समय आपके मन में क्या ख्याल था, और साथ ही साथ आपके माता पिता, आपके दोस्त, आपके आसपास के लोगों का आपके प्रति क्या प्रतिक्रिया थी, उनकी सोच कैसी थी? मैम पहले तो मुझे लगा ही नहीं कि यार मैं जीतूंगा, सच बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जब आप टॉप 5 में आते हो ना मैम, उसके बाद स्टार्ट होते हैं वोटिंग्स। और वोटिंग्स का मेन होता है इम्पोर्टेंस कि आप लोगों से कितना कनेक्ट हुए हो। अपने आर्ट के थ्रू तो सही है, बट एज अ पर्सन भी आप लोगों के दिल में तभी पहुंचोगे जब आप एज अ पर्सन उनको कनेक्ट करोगे। क्योंकि लोग डांस इतना नहीं समझते हैं कि यार टाइगर ने कौन सा डांस किया, ठीक है रोबोटिक्स वगैरह किया। अभी घर में जो दादियाँ हैं, मम्मी हैं एंड फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको नहीं पता है कौन सा स्टाइल है, बस वो लोग मूवमेंट देख के खुश रहते हैं, हाँ वाओ। बट जब हम बात करते हैं, हमारी स्टोरीज होती हैं, जब जैसा हम बिहेव करते हैं, लोग उससे कनेक्ट होते हैं। तो मैं काफ़ी डरा हुआ था यार, मुझे वोटिंग्स आएगा या नहीं आएगा, क्या होगा। मैंने कहा फाइनेंशियली मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। मम्मी से बात चल रही है मेरी, मैंने कहा कैसे करेंगे। और क्योंकि पोस्टर लगाने होते हैं आपको अपने सिटीज़ में, फ्लैग का खर्चा और प्रमोशंस करना होता है कि प्लीज़ वोट फॉर मी, वोट फॉर मी। तो मैंने कहा मेरे पास इतना रिसोर्सेज नहीं है, मैं कैसे करूँगा। तो हमारे वहाँ पे एक बहुत ही अच्छे एमएलए थे, जिनका नाम था राकेश भाई दौलताबाद। सो मैंने मॉम को कॉल किया, मैंने कहा कहीं से अच्छा रिसोर्सेज करके कम से कम जो भी जितना हम प्रमोशन कर सकते हैं उतना करवाएं। तो उन्होंने रातों रात ही पूरे ऑल ओवर गुरुग्राम में पोस्टर्स लगवा दिए कि प्लीज़ वोट फॉर टाइगर पॉप, प्लीज़ हमारे गुरुग्राम का लाल, ऐसे करके। सो उनके सपोर्ट से हमारे सिटी के लोगों ने तो प्यार दिया ही, बट मैम आप यकीन नहीं मानोगे, ऑल ओवर इंडिया से, पता नहीं वो आर्ट का कमाल था या वो भगवान की ब्लेसिंग थी कि मैं लोगों तक इतना रीच आउट किया कि हर एक पर्सन ने मुझे स्पेशली बोला कि हमने अपने घर से तो वोट दिए ही हैं, पर हमने स्पेशली अपने दोस्तों को बोल के, फैमिली मेम्बर्स को बोल के वोटिंग करवाया। तो मुझे बहुत अच्छा वोटिंग्स आया, उसके बिहाफ पे मैं जीता। क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मैम, क्योंकि महाराष्ट्र से वहाँ पे कंटेस्टेंट रहते हैं, और दिल्ली, फिर मैं दिल्ली और गुड़गांव को रिप्रेजेंट कर रहा था। सो अलग अलग, कोई कोलकाता से है, कोई कहीं से, कोई आसाम से है। सो अलग अलग सिटीज़ के बच्चे आते हैं वहाँ पे। तो इट्स टू डिफ़िकल्ट कि यार आप लोग वोटिंग कैसे लोगों से ला कैसे सकते हो, ला पा सकते सकते हैं? हो। तो मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं जीत पाऊँगा। बट हाँ, सोशल मीडिया पे जैसे जैसे मेरे पोस्ट पे अच्छे कमेंट्स, लाइक्स आ रहे थे, लोग मेल कर रहे थे, लोग मुझे कॉल कर रहे थे, लोग कनेक्ट हो रहे थे, तो मुझे आइडिया था कि यार लोग प्यार दे रहे हैं। और लोग, जितना मैंने सोचा नहीं था उससे बहुत ज़्यादा लोग प्यार दे रहे हैं। तो जब वो मोमेंट आया कि अब विनर है इंडियाज़ बेस्ट डांसर का, वो दिल की धड़कनें फास्ट हो जाती हैं। टॉप 5 कंटेस्टेंट लोग खड़े हैं, फिर वो अनाउंसमेंट होता है। तो मैं वेट कर रहा था क्या होगा, एंड आई एम प्रेइंग, और जैसे मोमेंट आया, बूम, कि आप विनर हो। फिर तो मतलब वो वैसा टाइम था कि कुछ टाइम के लिए बोलते ना कि मेरे को इल्यूजन सा हो गया था। जब वो ट्रॉफी मेरे हाथ में आई तो कुछ टाइम के लिए एवरीथिंग इज लाइक शेकिंग, ऐसा हर चीज़ मूव कर रही है ऑटोमेटिकली। वो पता नहीं लोग इस चीज़ को मानेंगे या नहीं मानेंगे, बट मेरे लिए वो ऐसा एक बोलते नहीं नशे में इंसान कैसा होता है, एकदम झूम सा रहा होता है। तो मैं शायद वो एक ड्रीम पूरा होने के नशे में आ गया था, उस जोन में आ गया था कि सब कुछ घूम सा रहा है। आप मुझसे बात कर रहे हो, हे टाइगर कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं ऐसा अंदर ही अंदर सब कुछ घूम रहा है। मैं थैंक यू, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। यस थैंक यू, ऐसा चल रहा है, लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। और वो कुछ टाइम का वो जो टाइम जोन था, कुछ टाइम के लिए सो मैजिकल, क्योंकि हम लोग सालों से वो सपना देखते हैं मैम, और इतने सालों बाद जब वो कंप्लीट होता है तो पता नहीं वो एहसास मैं आपको बयां भी नहीं कर सकता कि कुछ टाइम के लिए वो क्या था। ट्रॉफी मेरे हाथ में है और फिर भी मैं झूम ही रहा हूँ। घर वालों को कॉल आ रहा है, क्या हुआ? मैंने कहा वही हुआ जो लोग आप दिल से प्रे कर रहे थे। भाई क्या हुआ, क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ हाँ मम्मी, हो गया हो गया हो गया। मैं उनको बता नहीं रहा कि मैं जीत गया हूँ। वो हाँ मम्मी वही थे, तो मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं बता रहा कि मैं जीत गया हूँ। तो वो मतलब वो एहसास
क्या बोलते हैं उसको, जी मतलब आप महसूस ही कर सकते हो। महसूस कर सकते हैं, उसको बयां कैसे करें वो हाँ, नहीं वो समझ बयां आता नहीं है। कर पाऊंगा मैं, क्योंकि वो बहुत मैजिकल था मैम। और लोगों का अप्रिशिएशन, लोगों का नजरिया चेंज हो गया था। और बोलते नहीं कि जो लोग आपको पहले बचपन से देखा होता है, वो आपको बड़े स्क्रीन पर देखते हैं, बड़े लोगों के साथ देखते हैं, क्योंकि उनके लिए वो बहुत अलग दुनिया है। लाइट्स, कैमरा, वो सब अलग दुनिया है उनके लिए। जब वो अपने बंदे को वहाँ देखते तो वो खुद बोलते हैं, मेरे काफ़ी रिलेटिव्स ने बोला कि भाई हमें ऐसा लगा कि हमने अपनी ज़िंदगी जी ली आपको वहाँ पे देख के, क्योंकि हमारे खानदान से, हमारे परिवार से कोई बढ़ नहीं पा रहा था, बट आप उस लेवल तक पहुँचे तो हमें लगा कि यार हमने अपनी लाइफ जी ली, अब हो गया। तो वो मेरे लिए मैम सो मैजिकल था, और जस्ट ब्लेसिंग वाला था कि आई एम ब्लेस्ड। और इसका घमंड नहीं है, शुक्रिया अदा है वैसा। यस, होना भी नहीं चाहिए, तभी यस इंसान मैम, शायद आगे भी जाता है। यस मैम। आप इंडियाज बेस्ट डांसिंग के विनर हैं, तो लोग आपको उसी नाम, जब आप विनर हुए थे उसी नाम से जानते हैं, या आपकी लोगों की नजरों में और भी कोई पहचान है? और मेरे को तो अभी तो मेरा जो नेम है मैम, टाइगर पॉप के नाम से ही सब जानते हैं। सम पीपल से, हे यू, तुम वही डांस करने वाले। अब तो उस टाइम मैं थोड़ा छोटा था, तब मेरा फिजिकली आई एम सो वीक, तो तब बॉडी वॉडी पे इतना वर्क नहीं किया था। फिर मैं जैसे ही जीता तो फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग हुआ, तो मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया, अपने डाइट पे ध्यान देना स्टार्ट किया, अपने क्लोथिंग पे, खुद को कैसे मेंटेन करना है, खुद के फीचर्स को कैसे अच्छे से, ये क्योंकि ये जो आर्टिस्टिक लाइफ है, ये सब जो बोलते हैं ना कैमरे वाली लाइफ है, इसमें आपको खुद को अच्छे से प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो जब मैंने वो चीज़ समझी, अंडरस्टैंड किया, तो लोग हे मतलब हे टाइगर ऐसा, और जो लोग ने अच्छे शो देखा है वो टाइगर पॉप के नाम से ही जानते हैं। यस, बट अभी तक पहचान मेरा उसी नेम से ही है। स्टिल जो भी मैं वीडियोस डालता हूँ अपने सोशल मीडियाज पे, लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, और वो लोग पूछते भी हैं कि आप लाइक ऐसा चेंज कैसे हो गए एकदम से, मतलब आप तो पहले अलग दिखते थे हल्के से। मैंने कहा मैम इट्स ऑल अबाउट द वर्क, वो क्या बोलते हैं कि ट्रेनिंग, एंड मैंने एजुकेट किया खुद को, और स्टडी किया, और सीखा कि कैसे प्रेजेंटेबल होना है, कैसे बात करना है, और एज अ ह्यूमन बीइंग बोलते हैं ना कि कितना और सीखना है, क्योंकि मैम मेन चीज़ वही है। तो वो सब चीज़ों ने मेरा नाम बरकरार रखा है, और लोग मुझे टाइगर के नाम से ही जानते हैं अभी भी। और नाउ मैं एक्टिंग सीख रहा हूँ, ये बता रहा हूँ पहली बार लोगों को। अभी Yes, लोगों को नहीं पता कि नहीं आप पता। एक्टिंग सीख रहे हैं। अरे वाह, चलो हमारे शो में लोगों को पता चलेगा कि आप एक्टिंग भी सीख रहे हैं। यस मैम। अ, आज भी लोगों को ये लगता है कि ये कोई रियल शो नहीं है। रियलिटी तो शोज हाँ, रियलिटी लोगों शोज को ऐसा नहीं लगता है, और वो एक स्क्रिप्ट ही सोचते हैं। यस तो मैम। आप जरा बताना चाहेंगे कि पहला मतलब बहुत साल पहले मैम, जब मैं डांस स्टार्ट किया था, तो लोग ना बहुत हवाबाजी करते थे। हवाबाजी जी। मतलब आप ये थोड़ा दिल्ली के स्लैंग में बोलते हैं हाँ, इसको, हवाबाजी। बिल्कुल। मतलब कोई भी चीज़ को, छोटी चीज़ को बहुत बड़ा उसको चढ़ा के बड़ा बना बोलना। के बना। तो जो लोग फर्स्ट राउंड में भी जाते थे, अरे हम तो डीआईडी के पहले राउंड में पहुंच गए, ये हमने फोटो खिंचवा लिया, हम बॉम्बे जा रहे हैं। तो हम तो नादान, हमें कुछ पता बिल्कुल। नहीं मैम। लोग कहते थे कि यार पैसा लग, जो लोग ओवर रिएक्ट करते थे, वो कहते थे कि यार पैसे लगते हैं भाई सिलेक्शन में, और पैसा देना पड़ता है, तभी मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। मैम जब मैं खुद गया ना, तब पता लगा यार ये तो सब झूठे थे। क्योंकि कोई भी चैनल को आप कितना पैसा दे दोगे यार, आप इतने अमीर समझ लो कि आप, बिल्कुल। वो तो मतलब सीआर से ऊपर कमाते हैं वो लोग, करोड़ों में कमाते हैं मैम। और एक नॉर्मल फैमिली का बंदा, अगर वो कंपनी पैसा मांगेगी तो आप कितना पैसा दे दोगे? बिल्कुल वो तो सही। करोड़पति क्योंकि लोग हैं। सालों सालों तक लोग यस मैम। ऑडिशन देते हैं। तो मैम बिल्कुल झूठ है, कोई पैसा नहीं लगता। ये लोग, कुछ लोग ने, उन लोगों ने बदनाम किया है जो लोग खुद सिलेक्ट नहीं होते थे। जी। अब वो सिलेक्ट तो हुए नहीं, अब लोगों को क्या जवाब दें? अरे तेरा ऑडिशन कैसा तो गया? अरे भाई मुझसे पैसे मांग लिए भाई, और यार पैसे मांगते हैं वो लोग। वो ना गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई गई लोगों तक, जी। और आज तक लोगों को ऐसा लगता है कि यार शायद शोज में पैसा मांगते हैं। भाई मेरे पास तो खाने के पैसे भी नहीं थे, मैंने कौन से पैसे दिए? सही बात। मैम सिर्फ आपका आर्ट ही आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकता है, आपका पैशन ही आपको उस मुकाम तक बोलते हैं कि पहुंचा सकता है, और आपको पहचान दिला सकता है। बिल्कुल। तो बी पॉजिटिव, थिंक गुड, टॉक गुड, एंड परस्यू योर आर्ट, वैसा है। चलो, ये लोगों की जो सोचते थे कि ऑडिशन देते समय हम पैसा मांगते हैं, पैसा देना पड़ेगा, तो शायद इस वजह से बहुत लोग नहीं आगे बढ़ पाते हैं। तो गाइस बिल्कुल झूठ है, प्लीज यार,
जो भी आपका ड्रीम है आप लोग जाओ, ऑडिशन दो, चाहे वो सिंगिंग शोज हो, चाहे वो डांसिंग शोज हो, चाहे वो टैलेंट शोज हो, अपने आर्ट को परस्यू करो। तो मैम के बोलते हैं सीरोज के थ्रू मैं बता रहा हूँ कि सब कुछ झूठ है। आप अपने टैलेंट के बलबूते पर, अपने खुद के पैशन के ऊपर अपने लाइफ में ग्रो कर सकते हो और अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। तो आपने इतने रियलिटी शोज किए हैं, तो जो जजेस हैं वो वहीं तक ही कनेक्टेड रहते हैं या उसके बाद भी आपसे कनेक्टेड रहते हैं? नहीं मैम, कनेक्टेड रहते हैं। जब भी मेरी मुलाकात होती है, जब भी मेरे को इनविटेशन आता है रियलिटी शोज से, तो जहाँ पर भी मेरे जो जजेस थे टेरेंस सर, गीता माँ और मलाइका अरोड़ा मैम, जब भी वो लोग दिखते हैं तो यस वो रिकॉग्नाइज करते हैं और पूछते हैं कि कैसे हो, क्या चल रहा है। तो बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं और यस कनेक्टेड रहते हैं। मैं टेरेंस सर से आज तक कनेक्ट हूँ। मैं उनसे, उनका पर्सनल नंबर भी है मेरे पास व्हाट्सएप पे तो मैं उनसे जब भी मेरी लाइफ में जो भी मुझे लगता है तो मैं उनसे बातचीत करता हूँ और अपनी चीज़ें शेयर करता हूँ। और टैलेंट सर ने मुझे एक दिन डिनर पे भी इनवाइट किया था बॉम्बे में, तो वो एक अच्छा मेमोरेबल टाइम था। तो यस वो लोग बहुत अमेजिंग हैं और अच्छे से कनेक्ट करते हैं। बीच में कोविड आ गया था और इतने सारे लाइफ में उतार चढ़ाव रहते हैं, तो क्या उस दौरान भी आपके साथ कनेक्टेड थे और किस तरीके से उन्होंने आपको सपोर्ट किया? मैम जब ये फर्स्ट और सेकंड वेव्स आए थे ना, तो हम लोग उस टाइम पे शोज में ही थे। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं जैन आई थिंक मिड में गया था बॉम्बे और मैं अक्टूबर में वापस आया हूँ मैम। सो जितने भी फर्स्ट वेव सेकंड वेव्स आए उस टाइम पे जब लॉकडाउन वगैरह सब हुआ, मैं बॉम्बे में ही था। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 2 मंथ्स तक होटल में के अंदर बंद हूँ, क्योंकि आपको पता है कहीं जाने का अलाउड नहीं था, वर्क करने का अलाउड नहीं था। तो हमारा शो भी दोबारा टेलीकास्ट हो रहा था। हम लोगों का टॉप 12 तक शूट हो गया था, मेगा ऑडिशंस तक। उसके बाद वो दोबारा टेलीकास्ट हुआ, जिससे हमारा एंगेजमेंट ही बढ़ा, लोगों तक दोबारा कनेक्ट कर पाए। बट पूरा वो जर्नी था ना, मतलब माइंड वर्क ऐसा नहीं कर रहा था कि यार समझ नहीं आ रहा कि अभी अभी तो लाइफ में कुछ अच्छा होना स्टार्ट हुआ है और एकदम से सब कुछ बंद हो गया। ये कैसी बोलते हैं ना कि यार सब खत्म खुद हो आप गया, निराश तो से हो कुछ जाते हो। बट खुद को मोटिवेट रखा, खुद को समझाया, फिर से एक उम्मीद दी कि चलो कुछ टाइम बाद स्टार्ट हो जाएगा। फिर शो दोबारा से स्टार्ट हुआ। तो मैं पूरा साल बॉम्बे में ही था और पूरे उस सेकंड वेव तक खुद को स्ट्रॉन्ग रखकर, मुझे मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रहना था मैम, क्योंकि परफॉर्मेंस का स्ट्रेस तो होता है, बट इतना कुछ उबड़ खाबड़ चल रहा था उस टाइम पे कि आपको डर लगता है कि यार घर वालों का कॉल आ रहा है, अभी कॉल करके क्या बोलेंगे, इतना डर लगता है ना, क्योंकि महामारी चल रही है दुनिया में और कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। और इतने नेगेटिव केसेस उस टाइम पे हो रहे थे, कभी कोई एक्टर जा रहा है, इतने बड़े बड़े न्यूज़ आ रहे थे, फिर इतने सारे लोग जा रहे थे कि खुद को मोटिवेट रखने के सिवाय कोई कोई चारा नहीं था। तो खुद को एज अ सेल्फ इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग बनाया। और वो शो में तो आपका एक अलग फाइट चलता ही है, बट लाइफ एक इन जनरल रियल लाइफ में भी आपको खुद को स्ट्रॉन्ग रखकर आगे बढ़ने वाला जो जुनून होता है ना, वो मैंने उस कम टाइम में सीखा। तो वो जो जुनून वाला, जो हिम्मत वाला आपने वर्ड बोला, वो मोटिवेशन आपको कहाँ से मिली? क्योंकि उस दौरान तो, क्योंकि मैंने भी कोविड में अकेले ही बिताया है, तो मैं वो फील कर सकती हूँ कि अकेले रहना कितना मुश्किल है, और वो भी उस दौरान जब आप एक कमरे में हो, चार दीवारी में हो, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, आपको वहीं रहना है। तो वो मोटिवेशन आप कहाँ से लेके आए थे? और एक तो सबसे पहला मोटिवेशन ये था कि मैम बहुत सालों की मेहनत के बाद वो मौका मिला था। और आप किस्मत देखिए मेरी कि जब लाइफ में इतना उबड़ खाबड़ चल रहा है, लोगों के पास काम नहीं है, वर्क बंद हो गए, उस टाइम पे मुझे पता नहीं ऊपर वाले ने एक अच्छे होटल में रखा हुआ है। अब मैं उसको अच्छा भी बोलूँ, बुरा भी बोलूँ, पता नहीं मैं क्या बोलूँ, समझ नहीं पाता उस चीज़ को। क्योंकि एक होटल में हूँ और हर 2 दिन बाद, हर 2 डेज़ के बाद डॉक्टर आ रहे हैं, मेरा चेकअप कर रहे हैं। वो सब पैसा खाने का, पीने का, रहने का सब चैनल दे रहा है। इतने हार्ड टाइम पे बिल्कुल। बोलते नहीं, एक इंसान का पूरा खर्चा वो लोग उठा रहे हैं। तो मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाया कि यार ये क्या है, लाइक इतने डिफिकल्ट टाइम पे मैं इसी में सो रहा हूँ, मेरे को बना बनाया खाना मिल रहा है, मुझे पैसे के बारे में सोचना नहीं पड़ रहा, बट मेरी फैमिली डिफिकल्ट सिचुएशन में है, वहाँ क्या चल रहा होगा, इतनी बड़ी बीमारी है, कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे, डर लगता था मैम। तो वो खुद के फैमिली को आंखों में रख कर ही वो मोटिवेशन आता था कि नहीं, आई हैव टू डू इट। परिवार के बोलते ना, परिवार की हिम्मत। पारिवारिक आशा थी यस। कि
माँ से बाप जाना है। आंखों में थे कि कुछ करना है उनके लिए और अपने आर्ट के लिए, तो मोटिवेशन वही बनता गया। आपने पेरेंट्स का नाम लिया, माता पिता का नाम हाँ लिया, जी। उनकी जो आपकी जिंदगी में उनकी क्या अहमियत है? मेरे आप जीवन उनको में आपके जीवन में उनकी क्या अहमियत है? उनके सिवाय तो कुछ है ही नहीं है। मैं मतलब कभी भी अपने आर्ट को लेकर या अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर ना कभी ये चीज़ नहीं लाता कि मेरे जो रियल लाइफ में जो सब कुछ है, मेरा जी। घर जिसमें परिवार बोलते हैं ना, एक परिवार जहाँ पे हाँ, मम्मी है, पापा जी। है और फैमिली मेंबर्स हैं और भी जो फैमिलीज हैं, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वो लोग हैं पहले। क्योंकि आर्ट लाइफ आप बिल्ड कर लोगे, आप बना लोगे, वो लाइफ आप जी लोगे, जी। बट रियल लाइफ में आपको जो गॉड गिफ्टेड लोग मिले हैं आपके अराउंड, वो आपको वो नहीं शायद मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। वो टाइम नहीं मिलेगा जिस एज में आप थे, हम्म, छोटे से गोद में उनके खेल के आप बड़े हुए और आज आप इतने काबिल बन गए हो कि आप अपने कदमों पे खड़े हो के जी। जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो। हवाई जहाज में उड़ रहे हो, हवाई जहाज बोलते थे हम तो, एरोप्लेन में उड़ रहे नहीं, हम हो। लोग तो ऐसे देखते थे ना कि अरे हाँ जहाज जा रहा है, पता नहीं वही, कब। वो तो एक सपना ही था कि कभी से बैठेंगे भी। तो वो सपने थे कि हाँ बड़े लोगों के साथ बैठेंगे, अच्छे जज के साथ हमारी मीटिंग जी। होगी, बड़े म्यूजिक वीडियोस में आएंगे, सब हो रहा है, सब हो गया। लेकिन जब हकीकत में पता लगा कि अहमियत तो रियलिटी में जी। अपने परिवार का ही है, अपने लोगों का ही है और उनसे बढ़कर कोई नहीं है। आप जब शो करते हैं इंडियाज बेस्ट डांसिंग के जजेस के सामने, जब आप शो करते हैं, तो आपको क्या डर लगता है या मन में खुशी होती है कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्मेंस दे रहा हूँ? तो आप क्या फील करते हैं? मैम हर चीज़ ना वहाँ पे बोलते हैं ना कि जब आप स्टेज पे जाते हो ना, तो आपका डर तो आपको परफॉर्मेंस से पहले लगता ही है, बट खुशी बहुत ज़्यादा होती है कि यार मैं उन लोगों के सामने परफॉर्म करने वाला हूँ जिनको मैं बचपन से देखता था ना, कि टैलेंट सर के सामने मैं परफॉर्म करूंगा, गीता माँ के सामने मैं अपना डांस दिखाऊंगा, मलाइका अरोड़ा मैम एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है जिनको हमने बचपन से देखा है इतनी मूवीज में, इतने बड़े बड़े सॉन्ग्स में, और वो खुद इतने बड़े लेवल पे हैं। तो मुझे आज अपने आर्ट को उनके सामने दिखाने का मौका मिल रहा है, तो खुशी उस बात की होती है। बट मैम स्टेज पे जाने से पहले हमेशा ही डर लगता है, बिकॉज स्टेज ही सबसे बड़ा चीज है एक आर्टिस्ट के लिए। हम लोगों के लिए स्टेज ही वो बोलते हैं ना कि स्टेज ही वो माध्यम है जिसके थ्रू हम अपने आर्ट को ऑडियंस तक प्रेजेंट कर पाते हैं। बट वो फोबिया भी बहुत रहता है, डर कि यार परफॉर्मेंस कैसा होगा, मेरे स्टेप तो नहीं भूल जाऊंगा। बट वहां पे आपने खुद को कॉन्फिडेंस दिलाकर, खुद के डर को खत्म करके, अगर आप वो साउंड स्टार्ट होता है ना, म्यूजिक स्टार्ट होता है 1 2 3 लाइक ठक ठक ठक, देन सॉन्ग स्टार्ट होता है, उतना ही सेकंड होता है, या तो आप डर जाओ या या कुछ अपने कर डर को जाओ। खत्म करके एज अ परफॉर्मर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दो। तो मैम डर तो हमेशा ही लगता है स्टेज पे डांस करने से पहले, और वो लगता ही रहेगा। वो बड़े बड़े कलाकार ने बोला है भाई स्टेज पे जाने से पहले आज भी हमारी सांसें फूलती हैं, क्योंकि वो रहना ही चाहिए कलाकार के अंदर। डर होगा तो वो और अच्छा मेहनत करेगा। कॉन्फिडेंस आ गया तो कहते हैं लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आके परफॉर्म किया आपने, आप गाने को जस्टिफाई नहीं कर पाए, आपने ओवर एक्सप्रेशन दिए, आपने ओवर मूवमेंट मारे, तो खराब हो जाता है। तो एक हल्का सा डर जरूरी है, बट वो डर को हावी नहीं होने देना, वो डर रख कर ना मेहनत करके कॉन्फिडेंस दिला के यस आई एम रेडी, अपना बैंग ऑन परफॉर्मेंस देना है। आपने इंडिया की डांसिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा मतलब चीजें देखी हैं, तो एक फीमेल डांसर एक मेल डांसर को, दोनों को एक ही नजरिए से देखते हैं या उनको अलग अलग नजरिए से देखते हैं? क्या ऐसा आपने कभी उस फील्ड में देखा है? मैम मुझे तो अभी 4-5 ईयर से मौका मिला डांसिंग फील्ड में अपने आर्ट के थ्रू, डांस के थ्रू, कि मैं लोगों का आर्ट देख पाता हूँ। लाइक मुझे अभी इंडिया से हर कोने से मुझे जजमेंट्स पे बुलाया गया है एज ए जजेस। मैं जम्मू कश्मीर, गुजरात, मैं नेपाल तक गया हूँ अंदर, मेरे को वहाँ से भी इनविटेशन आया था जज करने के लिए। और यूपी में मैं बहुत आया हूँ, बरेली साइड में, मतलब यहाँ तो लोग पता नहीं मुझे इतना प्यार करते हैं कि मैं हमेशा हर महीने 1-2 शोज में मैं आता ही हूँ जज करने। तो मैं इंडिया के बहुत कोने कोने तक, बैंगलोर, बहुत अलग अलग कोने पे मैं गया हूँ जज करने। तो मुझे वो मौका मिला है कि मैं अलग अलग टैलेंट्स को, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉयज़ हो, आर्ट को देख पाऊँ। मैं मेरा नज़रिया बताता हूँ मैं आपको, मैं तो इक्वल देखता हूँ, क्योंकि फॉर मी हम सब एक है। और जो एज अ आर्टिस्ट अपने आर्ट को सबसे बेस्ट जस्टिफाई करता है,
एज अ आर्टिस्ट अपने परफॉर्मेंस को सबसे अमेजिंग तरीके से प्रेजेंट करता है, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, जो भी आर्ट को प्रेजेंट कर रहा है, आर्ट को अच्छे से बोलते हैं लोगों तक पहुंचा रहा है, अच्छे से एज अ परफॉर्मर परफॉर्म कर रहा है, तो ही इज द विनर फॉर मी। उसमें कोई भी वो नहीं आता कि यार ये मेल है ये फीमेल है तो ये जीतना चाहिए, नहीं। इट्स लाइक क्या बोलते हैं मैम की इक्वालिटी, मेरा ऐसा नज़रिया है। और अगर आप पूछेंगे बाहर के लोगों का तो किसका नज़रिया हम बता नहीं सकते मैम, है ना, कि कौन कैसे फील से आप जजमेंट दे रहा है, उसके दिल में क्या है। बट मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वी ऑल आर सेम। प्लीज़ लोगों को बांटो मत, लोगों को ऊंचा नीचा मत दिखाओ कि यार लड़की है तो अच्छा भी करा तो लड़का जीतना चाहिए। ये मेंटालिटी जितना जल्दी ख़त्म हो जाए हमारे इंडिया से, उतना ही जल्दी हमारा इंडिया बहुत ऊपर ग्रो करेगा। और डांसिंग फील्ड में ही नहीं, हर फील्ड में मैम। तो मेरा नज़रिया बिल्कुल क्लियर है, मेरे लिए फॉर मी आप और मैं बिल्कुल सेम है, और ये हमेशा शायद रहेगा। सबकी सोच होनी चाहिए। यस और मैम। शायद आज हम यहाँ बात करें तो शायद जो लोग हमें सुन रहे हैं वो भी शायद इस चीज को समझेंगे और शायद अपनी सोच को बदलेंगे, यस मैम। क्योंकि हम बराबर हैं। यस मैम, क्योंकि मैंने सुना है काफ़ी, बोलते हैं कि काफ़ी सिटीज़ में काफ़ी जगह पे ऐसा होता है कि लोगों को इक्वालिटी नहीं दी जाती। लड़की है तो अरे तुम आप क्यों करोगे डांस, आप कोई शोभा नहीं देता, आप स्टूडियो मत जाओ, लोग गलत नज़र से देखेंगे। लड़का है तो हाँ तो भाई तू घूम ले, रात को 10 बजे तक घूम, 12 बजे तक घूम, छूट है। पर लड़की है तो आप सीखो मत, आप घर पे बैठो वर्क करो। मैंने सुना है कि ऐसा हुआ है लोगों होता के भी साथ, है, ये अक्सर होता भी होता भी है। है, शायद अभी भी नॉर्मल घरों में अभी भी होता हाँ, है ये। रियलिटी है लोगों की, ऐसा कुछ कुछ लोगों की ऐसी मेंटालिटी है। तो प्लीज ये बहुत गलत मेंटालिटी है। आप किस बोलते हैं ना, किसी परिंदे को ना आसमान में उड़ने से रोक रहे हो भाई। उसके बोलते नहीं पंख होने के बाद भी आप उसको पंख को यूज नहीं करने दे रहे। तो प्लीज ये खत्म करो भाई, और सबको उड़ने का मौका दो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, है तो इंसान ना। दैट्स इट, एज अ ह्यूमन की नजर से देखो। मेरा हमारे से रिलेटिव एक सवाल है। जब आप हम लोगों से मिले, आपने क्या सोचा और हमसे बात करके आपको कैसा लगा? क्योंकि एक होता है ना कि इंसान, जब हमने आपको इनविटेशन कार्ड भेजा तो कुछ एक पॉइंट होता है ना कि अरे नहीं वहां जाना है, क्या आपके मन में आया? मैम जब मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों से मिला था, मैंने पहले ही बताया कि आप लोगों ने मेरे को बोलते ना कि एक अलग लेवल पे टच किया, एक अलग लेवल पे मोटिवेट किया। क्योंकि मैम लोगों की लाइफ में ना प्रॉब्लम्स होती हैं बट वो फाइट बैक नहीं करते मैम। और आप लोग फाइट बैक करके अपने लाइफ में एक पॉजिटिविटी रखते हुए, लोगों को मोटिवेट करते हुए, आप लोग वो नहीं सोच रहे कि यार लोग हमें अप्रिशिएट करें। आप ट्राई कर रहे हो कि यार हम लोगों के बीच में ढल के अपने लाइफ को हैप्पीनेस के साथ जिए, राइट। कि कोई भेदभाव नहीं, कि हमें भेदभाव हम करते नहीं है, और हमें आप लोग वो भी सोचते नहीं है कि आप लोग भी हमें भेदभाव करो। तो जब फर्स्ट टाइम मैम मिला ना मैम, मैं बहुत मोटिवेट हो गया था आप लोगों से। और मैंने छपाक मूवी का उस टाइम पे म्यूजिक मेरे को बहुत पसंद है, उनके गाने बहुत पसंद थे मुझे। सो जब मैं आपकी टीम के मैम से बात हुई थी मेरी, रितु मैम से, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें मुझे शेयर करी थी। तो आप लोगों से बात कर कर मुझे ऐसा लगा कि यार कि लाइफ में अगर कभी भी आप लोगों की साइड से मुझे कोई भी वर्क आता है, आप लोग मुझे कभी भी इनवाइट करते हो ना, तो मैं ऐसे प्रेजेंट रहूँगा कि यस आई एम कमिंग। सो जब आपका मेरे पास इनविटेशन आया ना, मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने कहा कि मैम मैं इस तारीख को फ्री हूँ, इस डेट्स में आप मुझे बुलाओ, आई एम कमिंग। और आप लोगों के अंदर जो विल पावर है ना मैम, वो एक नॉर्मल पब्लिक में भी नहीं है, नॉर्मल ह्यूमंस में भी नहीं है मैम। अभी के जो लोग हैं ना, वो ऐसे है कि फालतू काम में है। मतलब बोलते हैं ना कि गली में बाइक ले लिया, बॉयज़ का भी काफ़ी ऐसा है, बाइक ले लिया, 2-3 बॉयज़ घूम रहे हैं, गेड़ियाँ मार रहे हैं, किसी लड़की को देखा ताड़ लिया, ऐसा। मतलब सिर्फ अपने लाइफ को बर्बादी है ना मैम। मैंने ये लाइफ को जीना थोड़ी ना हो गया। वो ये सोच लेते ना कि हम तो बस लड़के हैं, हम तो चाहे लड़के कर तो भाई सकते हैं। मतलब हमें फ्रीडम है, हम गेड़ियाँ मारेंगे, किसी भी लड़की को देखेंगे ऐसा पॉइंट करेंगे, 2-3 गालियाँ देके खुद को ऐसा बनाएंगे कि यार हम, हाँ, बस हमसे अलग कोई नहीं है, हम ही ट्रस्ट मी, उनसे ज्यादा बुरे इंसान इस धरती पे कोई नहीं है, और उनका कोई वजूद ही नहीं है। मेरे को लगता है कि गॉड जब आप सबको देखता होगा ना, तो वो खुश होता होगा
कि ये देखो भाई, आप लोगों ने मेरे बच्चों के साथ गलत किया, लेकिन ये मेरे बच्चे आज तुम्हारे सामने ना कदम से कदम मिला के खड़े और आपसे आगे हैं, और जो सही सलामत है वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। वो लोग जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। उनको लगता होगा यार इनको क्यों पैदा कर दिया, राइट? सो फॉर मी आप लोग स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल हो जो लोगों को मोटिवेट करते हो, मुझे मोटिवेट करते हो, और अभी नहीं, एनी टाइम जब भी आप लोग मुझे इनवाइट करोगे मैं हमेशा यहाँ आने के लिए रेडी हूँ, और आप लोगों के अराउंड, आप लोगों के साथ वर्क करके सीखने के लिए हमेशा, सब बोलते हैं ना, ब्लेसिंग के साथ रेडी हूँ। यस। हमारे सिरोज टीवी को कुछ कहना चाहेंगे? सिरोज टीवी को मैं बोलना चाहूँगा थैंक यू सो मच, और मैं अपने लोगों को ही बोलना चाहूँगा, प्लीज़ आप इस ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं से भी हो, प्लीज़ लाइक दे ऑल आर ऑल, मतलब सभी लोग मेरे सिस्टर की तरह है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेरे सिस्टर्स को हेल्प करो और उनको लाइफ में मोटिवेट करो। जो भी आप हेल्प कर सकते हो, जहाँ से भी कर सकते हो, जितना भी कर सकते हो, प्लीज़। सो सिरोज टीवी है, आप जाओ, पेज पे जाओ, फॉलो करो, यूट्यूब पे जाओ, सब्सक्राइब करो, और हमारे पीपल, हमारे लोगों को हार्ट वाइज सपोर्ट करो, प्लीज़, है ना? यस। आज का आखिरी सवाल, यस मैम। जो लोग डांस की दुनिया में जाना चाहते हैं, हाँ जी। उसमें कुछ करना चाहते हैं, उनको आप क्या टिप देना चाहेंगे, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैम सजेशन ये है कि आप अगर डांसिंग फील्ड में आना चाहते हो तो प्लीज़, जो भी आपका ना मोटिव होता है मैम, हर इंसान का ना, जैसे मेरा मोटिव, मैं अपना मोटिव बताता हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है कि हम क्या फील करते हैं वो बताया जाए। तो मेरा मोटिव तो ऐसा है कि मैं आर्ट के थ्रू लोगों तक हैप्पीनेस ला पाऊँ और लोगों के दिल तक पहुँच पाऊँ, और ये आर्ट को और स्प्रेड कर पाऊँ, उससे कुछ अच्छा कर पाऊँ लाइफ में। ये मतलब लोगों का होता है यार मुझे घर बनाना है, गाड़ी बनानी है, ठीक है ये मैटेरियल चीज़ें हैं, बट आर्ट के थ्रू ह्यूमंस के लिए आप क्या करोगे, लोगों के लिए क्या करोगे? तो मेरा तो ऐसा है कि यार लोगों के दिलों तक घर करके आर्ट को प्योरिटी से उन तक रीच आउट करवाया जाए, ताकि वो लोग भी मोटिवेट हों, और जो लोग, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लोग कुछ करना चाहते हैं बट घर के सिचुएशन की वजह से नहीं कर पाते हैं। तो मेरा एक ही सजेशन है भाई, अभी सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, चाहे आप चार दीवारी के अंदर बंद क्यों ना हो, अपने आर्ट को रिकॉर्ड करो, जो भी आपके दिल में आपको लगता है कि ये गाने अच्छे हैं, मुझे ऐसे परफॉर्म करना है, और चाहे कुछ भी चीज़ें प्रोवाइडेड ना हो, आप लोग जैसे भी बना सकते हो अपने वीडियोस बनाओ और ऑडियंस तक रीच करो और अपने आर्ट को परस्यू करो प्लीज़। ये है सबसे बेस्ट तरीका कि अपने आर्ट को, बोलते हैं ना, प्यार करते हो तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा मैम, तो वैसा है, बी मोटिवेटेड। थैंक यू। थैंक यू टाइगर जी। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हम लोगों को समझाई, शायद सबकी समझ में आ गई होगी, शायद वो अब आगे कुछ करेंगे। तो आपसे बातचीत अच्छी रही, थैंक यू सो मच। ये बातचीत यहीं खत्म नहीं रहेगी, आगे और भी कहानियां लेके आएंगे, और भी स्टोरी लेके आएंगे, ताकि आप लोग लाइफ में कुछ कर सको। थैंक यू सो मच रूपा मैम, एंड Thank थैंक यू द सिरोज टीवी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से, बोलते ना, आप लोगों से मिलकर, पूरी टीम से मिलकर यहाँ पे आकर, बहुत ही अच्छा वाइब है, बहुत अच्छी एनर्जी है, और आप लोग बहुत अच्छे हो, सो थैंक यू सो मच फॉर नहीं, इनवाइटिंग मी। मुझे जब मैंने इनवाइट के लिए आपको बोला था तो मुझे अंदर से लग रहा था कि शायद आप नहीं आएंगे। मैं सच बताऊं, एक होता है ना कि इंसान एक बार मिलता है राइट तो मैम। हेलो हाय होती है, पता नहीं और लगता। हम एक दो बार ही मिले हैं, तो बट मैंने ऐसी सजेशन दिया कि उनको बुलाना चाहिए, हाँ तो जी। उन्होंने तुरंत से बताया कि आपका रिप्लाई आया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने अपने दोस्तों को बताया, वो भी बहुत खुश हुए कि अरे वाह। तो थैंक यू, सबसे पहले तो आप हमारे लिए अपना टाइम निकाल के थैंक आए, यू सो थैंक यू मच, सो मच। थैंक यू सो मच, और प्लीज गाइज डू सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।